5555 लाइक का टारगेट है, उम्मीद करता हूँ आप करवा देंगे। राधे राधे। और फिर आपके बुरे दिन आए हैं तो आप आगे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, कल को आपको फिर से पैसे आ जाएंगे, फिर से आप करोड़ों रुपए कमाने लग जाओगे तो आप फिर से गायब हो जाओगे। ये जो है वो मेरा कोई पैसा कमाने का जो है वो साधन नहीं है। आप जब मेंबरशिप लेते हो तो मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है और 2-3 चीज़ों के बाद ऐसा लगता है कि थोड़े दिन रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। कोई बोलता है मैं दुबई से, सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से, युगांडा से, बहुत जगह से लोग देखते हैं। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ पे आपके पैसे की वैल्यू बने। ये सब कुछ मैंने चोट खाने के बाद सीखा। और रोज़ दुआ करना अपने फ़ोन को देखते कि भाई तुझे कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, सर्विस सेंटर पे ना जाना पड़े। जो सब्सक्राइबर की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ बन के आती है और भगवान कहता है कि देख तेरे को अच्छा टाइम दिया, तूने उसकी कदर नहीं की, अब ये बुरा टाइम ले और इसकी कदर कर। देखो GTS का सच ये है कि GTS जो है ना वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाया गया था। 3.5 लाख रुपए का बिल बनाया उसने कार को ठीक करने का। समझना कि ये हमारा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, इसको संभाल के रखना है, ठीक है, उसको चोट नहीं लगनी चाहिए। कॉल करते हैं तो हमको बात ऐसे घुस के नहीं करनी है। टेक बर्नर ने वीडियो बनाई है, अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लो। एक टाइम था कि फ़ोन बजना बंद नहीं करता था और आज जो है फ़ोन बजता ही नहीं है। पहले वो दिल जीतने का काम करती थी, अब वो पैसा बनाने का काम करते हैं। उसको पता है कि नाम बन चुका है, लोगों ने लेना ही है, उनको कुछ पता तो है नहीं। हम जो बता देंगे आंख बंद करके बशफस कर लेंगे। अब मरता क्या ना करता वाली बात आ जाती है यहाँ पे और हम लोग अपडेट कर लेते हैं और हमारा कट जाता है। तो राजा बनो, सैनिकों को आगे जाने दो, उनको लड़ने दो, उनको लगेगा कि हाँ खतरा नहीं है तो राजा बाद में आगे जाएगा। कंपनी कहती है अपडेट चाहिए, ले ले अपडेट, तू ही रोएगा बाद में। फिर क्या होता है कस्टमर, अरे मदरबोर्ड खराब होगी, ग्रीन लाइन आ गया, यो हो गया, वो हो गया, 5G ना चल रहा, 4G ना चल रहा। मेजर अपडेट को तो देखते करना नहीं, तोबा 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 कर देना चाहिए, तोबा तोबा तोबा। ब्लोटवेयर वो होता है जहाँ पे आपको जबरदस्ती इरिटेट करके एड्स दिखाए जाते हैं। लेकिन हमारी ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़बरदस्त काम करती है, फट से आती है, हाँ भाई सीट बेल्ट नहीं पहनी, लाइन क्रॉस कर दी, चालान देना पड़ेगा दुगना। हम इंडिया हैं, हम यूरोप नहीं है, हम अमेरिका नहीं है। हमारी जो सरकारें हैं वो बहुत सुस्त सरकारें हैं और बहुत धीरे धीरे डंडा मार के काम करती हैं। नमस्कार, शर्मा जी दिल से, शर्मा जी के अनफिल्टर्ड Q&A सेशन के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड के अंदर जो है वो 16,24,000 का जो है एग्जैक्ट फिगर आ गया था। हालांकि जब वीडियो शुरू करी तो वो थोड़ा सा नीचे गिर गया है, लेकिन मैंने फ़ोटो खींच के रख ली थी तो लगभग 64 जो है प्लस में आ गए थे। और रात को जो वीडियो लगाई थी 8 बजे, मतलब रिकमेंडेशन वाली वीडियो थी, अभी वो टॉप 10 से के नंबर पे 8 पे ही है। इतना कुछ ज़्यादा उस पर जो रिस्पॉन्स नहीं आया। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया कि हमारा जो है वो इंटरेस्ट नहीं है 10,000 रुपये के फ़ोन में, तो मैं उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ नहीं से कुछ तो बढ़िया। ये 3,500 व्यू भी अच्छे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि सब्सक्राइबर जो है वो कम हो रहे हैं। जी हाँ, देखते ही देखते 7-8 सब्सक्राइबर जो हैं वो कम हो गए। तो यार अनसब्सक्राइब तो मत करो। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ सुपर थैंक्स की जो आप सब लोगों ने दी है। 500 रुपये की सुपर थैंक्स दी है यहाँ पर रोहन ने, और बोला है कि मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, बट सपोर्ट करता रहूँगा। प्रणाम बड़े भाई, थैंक यू छोटे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेंबर ने यहाँ पर एक भेजी है यहाँ पर और साथ में कमेंट भी लिखा है कि मेरा कमेंट लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है। एक सजेशन है कि आप जो मेंबरशिप है उसको 29 रुपीज़ की रख दीजिए। लोग 1-1 रुपये करके भी जो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर 100 मेंबर भी हो गए तो बहुत ही सही चीज़ है। तो मैंने आपसे पोल भी लिया था यहाँ पर, पहले पोल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। 2 दिन पहले मैंने आपसे पोल लिया था कि जो मेंबरशिप है अगर आप लेना चाहें या ले सकते हैं तो कितने रुपए ले सकते हैं। हालांकि मैंने देखा था कि 1 रुपये का भी ऑप्शन है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। लगभग 1300 वोट आए हैं जिसमें 29 की मेंबरशिप जो है उसको 80% का यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी से वोट मिला है। तो मैंने 29 वाला जो है वो उसी दिन एक्टिवेट कर दिया था और उसके बाद मुझे देखने को मिला कि है ना, काफ़ी लोगों ने जो है वो 29 वाली मेंबरशिप को जो है वो ले लिया है। जी हाँ, अभी अगर मैं जाके देखता हूँ तो आज ही 8 लोगों ने जो है वो यहाँ पर ले ली है। मनप्रीत, रितेश, संस्कार, विशाल, देवेंद्र, रुचिन, अंकित और सचिन, तो इन लोगों ने लिए है। और बाकी जो पहले लोग हैं वो भी जो है वो ले चुके हैं। और हमारे सबसे पहले वाले जो हैं वो अल्ट्रा इंस्टिक कप्तान साहब हैं, इन्होंने पहले भी ली थी 8 महीने पहले और अब फिर से जो है वो ज्वाइन कर लिया है। तो आप सभी का स्वागत है, मेंबर्स का भी और हमारे सब्सक्राइबर्स का भी। देखो ये जो मेंबरशिप है ये जो है वो मेरा कोई पैसा कमाने का जो है वो साधन नहीं है। काफ़ी सब्सक्राइबर आप में से कहते हैं कि हम जो है वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। आप ये मत सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर मेंबरशिप अनाउंस कर दी है या मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ उसके बारे में, तो मैं आपके साथ में कोई ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को एक ऑप्शन देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अपना QR कोड नहीं लगाना चाहता हूँ कि आप जो है वो इसमें कुछ भी आप भेज दीजिए। जो सही रास्ता है मैं वही चल रहा हूँ। यूट्यूब ने दिया है कि हाँ साहब ये ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं ले रहा हूँ। और इससे ज़्यादा मेरा जो है वो कोई ख़ास
पैसा कमाने का मोटिवेशन नहीं है। तो आपके सजेशन के लिए धन्यवाद, और देखते हैं कि दिसंबर के एंड तक कितने हो जाते हैं मेंबर्स, और जनवरी में हम जो है कितने मेंबर्स को कर लेंगे, क्योंकि 29 की मेंबरशिप है। अगर 100 लोग भी आते हैं तो सिर्फ 3,000 रुपये होते हैं, ठीक है। तो इतनी कुछ बड़ी रकम नहीं है यहाँ पर। 100 लोग आ जाएंगे तो भी जो है वो 29,000 30,000 रुपये ही होंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मैं इससे कुछ कमा नहीं रहा हूँ, बस एक छोटा सा सपोर्ट है। क्यों होता है कि आपका एक कनेक्शन जुड़ता है। आप जब मेंबरशिप लेते हो तो मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है कि हाँ यार, सब्सक्राइबर्स के लिए काम करना है, मेंबर्स के लिए काम करना है। तो बस थोड़ा सा वहाँ से एक मोटिवेशन आता है, और कुछ नहीं है। तो अगर आप लेना चाहें, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना आपका एक व्यू और एक जो कमेंट है उसकी भी बहुत कीमत है, ठीक है। उसकी थैंक्स और मेंबरशिप्स की भी काफ़ी बड़ी कीमत है। अगला यहाँ पर जो है वो मिस्टर समीर एंड फैमिली ने यहाँ पर एक कमेंट लिखा है। इन्होंने भी थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट किया अपना, और ये काफ़ी सारी बातें यहाँ पर जो है वो लिख रहे हैं। तो इन्होंने बस अपना सपोर्ट लिया और अपना जो भी एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर शेयर किया है। तो समीर भाई एंड फैमिली, आपका सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। एक और यहाँ पर कमेंट आया है थैंक्स के अंदर कि यूनिक टारगेट रखिए लाइक्स वगैरह का, मतलब 5,000 मत रखिए। जैसे आज जो है वो अपना चौथा Q&A है, और मैं अभी जो है वो लगभग 3:03 हो रहे हैं, 29 दिसंबर के सुबह के 3 बज रहे हैं, क्योंकि मैं 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ। अभी शुरू किया, लेट किया इस बार, क्योंकि 8 बजे तक एडिट हो ही जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो देखो जी, आज की लाइक का जो टारगेट है वो है 5,555, ठीक है जी। 5,555 लाइक का टारगेट है। उम्मीद करता हूँ आप करवा देंगे। और किशोर ने भी जो है यहाँ पर एक थैंक्स भेजी है। थैंक यू जी आप सब जो। देखो जी, इन्होंने एफर्ट किया है तो इनका नाम लेना तो बनता है, ठीक है। आप चलते हैं सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स के ऊपर जो यहाँ पर उन्होंने भेजे हैं। सबसे पहला यहाँ पर सवाल है कि OnePlus 12 जो है वो अभी 53 में लेना ठीक रहेगा या और कम हो सकता है? OnePlus 13 आने के बाद में वेट करना चाहिए या फिर नहीं? देखो भाई साहब, अगर आप यूज़ करते हो, अगर आपको इकोसिस्टम पसंद आता है OnePlus का, और आपको कभी सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो आज की जो भी हम बात करेंगे वहाँ पर जो है वो सपोर्ट, सेल सपोर्ट और सेल सपोर्ट के बाद जो सर्विस होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उसको हमेशा दिमाग में लेके चलना कि जब बात होगी तो सर्विस भी इंपॉर्टेंट है। OnePlus 12 जो है वो अभी जो कीमत मुझे दिखा रहा है वो 65,000 की दिखा रहा है, कुछ में 60,000 की दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पर ऑफर वगैरह लगा के मिल रहा है कम में तो आप देख सकते हो। और 13 आ जाएगा तो इतनी कुछ खास जो है वो उसमें चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। तो OnePlus 12 ले लो आप उसको चलने दो। 13 14 कम से कम जब भी आप कोई फ़ोन लेने की बात करते हो, जो भी आज मतलब हम बात करेंगे तो एक सर्विस की बात करेंगे, हम साथ ही साथ बाउंस करेंगे लॉन्ग टर्म फ़ोन को रखने के लिए। सर्विस एंड लॉन्ग टर्म फ़ोन, ऐसा नहीं है कि आज लिया 6 महीने में निकाल के बेच दिया, क्योंकि आज की तारीख में क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी में इतना चेंज नहीं आ रहा है। पहले क्या होता था कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते थे तो मज़ा भी आता था, लेकिन अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है फ़ोन को चेंज करने का। तो आप जो है वो 12 ले लो, लेकिन थोड़ा वेट करो। जब 13 आ जाएगा तो इसकी कीमत और कम आ जाएगी, लगभग 40-45 हज़ार रुपये आनी चाहिए, उससे भी कम आ सकते हैं, तब ले लेना, क्योंकि हार्डवेयर तो सेम ही रहने वाला है, इतना क्या ख़राब हो जाएगा। अगला सवाल है शर्मा जी, पुराना फ़ोन गैजेट अनबॉक्स किया होगा तो सेल में रखिए, एक मेमोरी आपके हाथ से मिलेगा। सौरभ भाई, पता क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा ना कि हाँ साहब ये मैंने सेल में रखा है, तो लोग पता क्या बोलेंगे, अरे तुम्हारे पास इतने फ़ोन आते हैं, तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम पैसे क्यों मांग रहे हो, फ्री में दे दो, गिव अवे में दे दो। तो लोग क्या ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपका आइडिया अच्छा है, इसको ऑक्शन में लगा सकते हैं। जो वास्तव में हमारा कद्रदान होगा वो इसको जो है वो ले लेगा, लेकिन बाकी तो 100 में से जो है वो 90 लोग गालियाँ निकालेंगे, 10 लोग होंगे जो कद्रदान उस चीज़ का कद्र करेंगे। लॉन्गर ईयर्स में, मतलब लॉन्ग ईयर्स के लिए कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा? गुड कैमरा चाहिए, स्टेबल ओएस चाहिए, एंड्रॉयड iOS दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना सही रहेगा? बट इन एंड्रॉयड फ़ोन में ब्लोटवेयर बहुत होते हैं, रिप्लाई कीजिएगा। देखो भाई साहब विवेक, अगर आपको जो है वो बजट है, मतलब अगर आपका 50-60 हज़ार रुपये तक का बजट है और आईफोन कभी यूज़ नहीं किया है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप आईफोन को यूज़ करो एक बार। अगर आप मतलब कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हो तो कि यार मैं लाख रुपए तक भी लगा सकता हूँ एक आईफोन के अंदर, इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वही मैंने बात लॉन्ग टर्म के लिए और सर्विस के लिए, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। एक लॉन्ग टर्म फ़ोन जो है कम से कम 3 साल के किसी लो कि यार मैं 3 साल तक इसको चला लूँगा, तो वो आप सोच के उसको लो। और फिर ये मत देखना कि उसमें कुछ ये आ गया है वो आ गया, क्योंकि नया फ़ोन लेने के बाद और 2-3 चीज़ों के बाद ऐसा लगता है कि थोड़े दिन रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। देखो अगर आपको जो है वो एंड्रॉयड चाहिए तो बहुत कम ही लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास। लावा का ऑप्शन है, मोटोरोला का ऑप्शन है और गूगल का ऑप्शन है। इन 3 कंपनियों में जो है वो आपको ब्लोटवेयर ना के बराबर मिलता है, एक आधा ऐप मिल सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो गूगल का स्टॉक एक्सपीरियंस मिलता है। उसके अलावा जो है वो नथिंग फ़ोन है, उसके अंदर भी जो है वो थोड़े ब्लोटवेयर हैं, मतलब कौन से फ्लिपकार्ट की ऐप डाल दी, लिंक्डइन डाल दिया, कुछ डाल दिया, लेकिन जो होते हैं ना ज़बरदस्ती आपको जो ऐप परेशान करने वाली ऐप होती है, न्यूज़ वाली ऐप होती हैं,
एक प्ले स्टोर वाली मतलब कि जो ऐप स्टोर टाइप होती है ना, वो वाली ऐप डाल देते हैं, तो वो बड़ी इरिटेट करती हैं। थीम वाली डालते हैं, कुछ ना कुछ डाल देते हैं, तो उसमें रहता है। दूसरा, अगर आपको iOS लेना है तो 50,000 रुपये के अंदर आपको जो है लगभग iPhone 14 मिल जाएगा, iPhone 15 55,000 तक मिल जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हो। आप ट्राई करो, पसंद नहीं आता है तो आप 6 महीने साल भर के बाद बेच दो। आपकी वैल्यू जो है पैसे की इतनी कम नहीं होगी। 55,000 का लोगे तो आप 45,000 तक आराम से निकाल के बेच सकते हो उसको। आगे एंड्रॉयड का भी किस्सा बताऊंगा। एक बंदे ने नोट खरीदा था, उसकी वैल्यू कितनी रह गई थी, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर जी, ये जीएसटी का डिस्काउंट बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत बार मैंने बोला कि यार मुझे जीएसटी मिल गया तो मेरे को जो है पैसे थोड़े से कम लगे हैं, और अमेजोन के और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी लिखा आता है कि बिजनेस अकाउंट है आपके पास में तो जीएसटी का मेरे को डिस्काउंट मिल जाता है। पहले इसको जो समझ लेते हैं। देखो, जीएसटी नंबर जो है, जो भी एक बिजनेस करता है, जो भी जीएसटी का जो टैक्स होता है वो भरता है, उसके लिए लेना मैंडेटरी होता है। बिल के अंदर बिना जीएसटी के वो कोई सामान खरीद नहीं सकता और कोई सामान जो है वो बेच नहीं सकता। ठीक है, अगर बिजनेस वाला कोई बंदा काम कर रहा है तो अगर मुझे कुछ सामान खरीदना है तो मुझे उस पर जीएसटी चुकाना है, और मुझे अगर वो जीएसटी को रिफंड मिलना है, जीएसटी का क्या होता है, क्रेडिट मिल जाता है आपको। समझ लो कि मैंने जो है वो 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, 18% का अगर जीएसटी है तो मुझे जो है वो उस पर 18% जीएसटी, यानी कि 18,000 रुपये, 1 लाख के ऊपर 18,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। आप एग्जाम्पल यहाँ पर ये लो कि एक आईफोन लिया मैंने, वो आईफोन जो है वो 1,18,000 रुपये का मुझे मिलता है। ठीक है, मैंने खरीदा, तो उसमें क्या है कि 1 लाख आईफोन की कॉस्ट है, 18,000 रुपये उस पर जीएसटी है। सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने अमेजोन से ख़रीद लिया, मेरे को 18% का जीएसटी उन्होंने बता दिया कि हाँ साहब, मेरे शर्मा जी टेक्निकल के नाम से मेरे जीएसटी के नाम पर उन्होंने जो है वो 18,000 रुपये गवर्नमेंट को बता दिया कि साहब इनका जो है वो क्रेडिट है, आपको इनको देने हैं, तो 18,000 रुपये मुझे देंगे। लेकिन शुरू में मुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे अमेजोन को, गवर्नमेंट को बताएंगे 18,000 रुपये क्रेडिट है। अब मुझे वो पैसे कैसे वापस मिलेंगे? मैं अगर काम करता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने किसी के लिए काम किया और मैंने 1 लाख रुपए का काम कर दिया और मैंने उससे जो है 18,000 का जीएसटी ले लिया, तो मैंने किसी कंपनी से काम करके 18,000 का जीएसटी ले लिया, तो मुझे मिल गए पैसे 1,18,000, हालांकि वो उसमें से टैक्स काट लेते 10%, तो मुझे 1,08,000 मिलते हैं। लेकिन 18,000 जो मैंने अमेजोन को दिए थे वो मुझे मेरी दूसरी कंपनी से मिल गए, और वो क्रेडिट जो है जब हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। यही अगर केस समझिए, अगर मैं वो आईफोन नहीं लेता, और मेरे को जो है वो कंपनी से 18,000 रुपये मिलते, तो मुझे जीएसटी का रिटर्न भरना पड़ता हर महीने 20, 21, 22 तारीख को, तो मैं 18,000 गवर्नमेंट को पे करता अपने बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पर ये जो जीएसटी का क्रेडिट होता है वो इस तरह से काम करता है। बहुत सारे एजेंसी से मैंने बात की उनसे, वो कहते हैं कि हमारा इतना खर्चा ही नहीं होता कि हम जो है वो जीएसटी का क्लेम ले पाएँ। तो उस केस में क्या होता है कि अभी गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी में जो है वो जो भी डिवीजन है उन्होंने रिफंड देना शुरू कर दिया है। जिस तरह से इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है उस तरह से उनका जितना भी जीएसटी इकट्ठा होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो उनको वापस मिल जाता है, क्योंकि उनके पास इतना स्पेंड ही नहीं, लेकिन उनको इनपुट तो चाहिए ही चाहिए। जीएसटी का इनपुट आपको तब मिलेगा जब आप कोई भी अपने काम की चीज़ खरीद रहे हैं। जैसे अगर मेरा मोबाइल रिव्यू का काम है, तो मैं अगर कोई भी मोबाइल खरीदता हूँ या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट खरीदता हूँ जो मैं अपने ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं अपने जो है वो काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ उसी पे जीएसटी क्लेम मिलेगा। अगर आज मैं सोना चांदी खरीदने चला जाऊँ और मैं बोलूँ मेरा जीएसटी नंबर ले लो, तो वो क्रेडिट तो दे देगा मेरे नाम पे, लेकिन गवर्नमेंट उसको पास नहीं करेगी कि आपको ये नहीं मिलेगा, ये आपके पर्सनल यूज़ का है, ये आपके प्रोफेशनल यूज़ का नहीं है। तो जीएसटी का फंडा यही है कि अगर आपके काम में कोई चीज़ आती है तो उस पर आप क्लेम ले सकते हो। तो जब मैंने ये स्टूडियो बनवाया तो मेरे पास में जो है वो जीएसटी नंबर था, तो मैंने यहाँ पे चाहे लकड़ी खरीदी हो, पेंट खरीदा हो, एक पेन खरीदी हो, चाहे बटन खरीदा हो, लाइट खरीदी हो, कुछ भी खरीदी हो, मैंने सब जगह अपना जीएसटी नंबर दिया और मैंने वो सारा का सारा जीएसटी का क्लेम लिया, क्योंकि ये जो सामान था ये सब मेरे काम के लिए यूज़ हो रहा था, मेरे रहने के लिए यूज़ नहीं हो रहा था। आज मैं इसमें रह रहा हूँ, वो बात अलग है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर है कि वीवो का जो T3X है इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। वीवो का जो T3X है मैंने यहाँ पर चेक किया अमेजोन के ऊपर, तो लगभग इसकी जो कीमत है वो 14,199 रुपये यहाँ पर। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 6 GB की मेमोरी, यहाँ पर 128 GB की रैम है। तो अगर आप यहाँ पर 15,000 रुपये के लगभग यहाँ पर सोच रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि इसमें आपको जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रही है ना, यहाँ पर जो प्रोटेक्शन प्लान है, जो इंश्योरेंस प्लान अगर दूसरी भाषा में बोले, तो इसको आप ज़रूर से चेक कर लीजिए। 799 का आपको जो है वो एक्सीडेंटल डैमेज मिल रहा है और आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है सिर्फ 500 रुपये के अंदर। तो ये जो 1300 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये लगा लोगे तो आपका फ़ोन जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, क्योंकि हम जो है वो सर्विस पे थोड़ा भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि काफ़ी यूट्यूबर्स ने जो है वो वीवो की सर्विस का रिव्यू किया है कि सर्विस जो है वो थोड़ी बेटर है बाकी लोगों से, और वीवो अच्छा काम भी कर रहा है इंडिया के अंदर, तो मैं उनकी सुन के आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप जो है ये अलग से इंश्योरेंस ले लोगे तो आपको थोड़ा मन में सिक्योरिटी रहेगी। हालांकि इंश्योरेंस के भी बहुत सारे स्कैम होते हैं, ये लोग भी जो है वो कुछ ना कुछ नाटक कर ही देते हैं। और साथ में अगर आप अमेजोन के ऊपर यहाँ पर लेते हो तो आपको कुछ 2,000 रुपये का ऑफ भी मिलता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बैंक के ऑफर हैं। फ्लैट आपको जो 1 कार्ड है, अगर आप EMI पे लेते हो तो 2,500 रुपये तक का भी डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है,
तो कम से कम आपको 1000-1200 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप बैंक का ऑफर भी लगाते हो तो आपको ये वाला फ़ोन अच्छा है, मेरे हिसाब से अच्छा है। बस जो है वो ले लो आप, एक्सीडेंटल डैमेज और ये प्रोटेक्शन ले लो, और बाकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बढ़िया। 6000 mAh की बैटरी है, 6GB 128GB है, फुल HD मिल रहा है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 2 मेगापिक्सल भी है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी थोड़ा सा कमज़ोर है, और स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन वाला जो है वो प्रोसेसर भी आपको मिलता है। तो मेरे हिसाब से अच्छा फ़ोन है, बस सर्विस और लॉन्ग टर्म ये 2 बातें आप ध्यान में रखना। कौन सा मोबाइल बाई करना चाहिए, वीवो का 200 प्रो या फिर OnePlus 13? यार वीवो का जो 200 है उसकी कीमत है 95,000 रुपीज़, ठीक है, 95,000 रुपये का है, और OnePlus का 13 अभी आया नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप वीवो का लेना चाहते हो, क्योंकि वीवो के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं, तो मेरी जो लास्ट न्यूज़ थी कल वाली, मतलब फ्राइडे वाली जो टेक न्यूज़ थी, वो देख लेना एक बार। एक बंदे ने लिया है वीवो का X200 प्रो, और उसमें जो है वो ग्लू बाहर निकल रहा है, फिट एंड फिनिश का इशू है। तो अगर आप 1 लाख रुपये फ़ोन बनाते हो तो कम से कम एक ढंग की क्वालिटी तो प्रोवाइड कराओ। तो फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम है वीवो के फ़ोन के अंदर। OnePlus 13 अभी आया नहीं है, ठीक है, तो उसको मैं बता देता हूँ आपको। अगला सवाल यहाँ पर है कि शर्मा जी आपका एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, 50,000 रुपये के अंदर में कोई कैमरा या फिर फ़ोन जिससे यूट्यूब की वीडियो अच्छी शॉट कर पाएँ। देखो iPhone 6 के टाइम से iPhone जो है वो अपने कैमरा को वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा जो है वो बता रहा है। आप जो है वो एक बढ़िया सा फ़ोन ले लो 50,000 रुपये के अंदर। मेरी तरफ सजेशन ये है कि आप iPhone 15 या 16 ले लो। 16 तो नहीं आएगा, 15 आप ले लोगे तो लगभग 55,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे या डिस्काउंट वगैरह लगाओगे, या फिर न्यू ईयर का कोई डिस्काउंट आएगा, या फिर अभी संक्रांत आने वाली है तो उसको ले लो। साथ ही साथ में आपको क्या करना है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइट ले लो। अगर आप इंडोर में शूटिंग करते हो तो आईफोन को थोड़ी लाइट चाहिए। अगर आप लाइट लेके बनाओगे ना तो उसकी बहुत ही बढ़िया जो है वीडियो आती है, ठीक है। मेरे पास में ये है 14 प्रो है, और मैं इसका सेल्फी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल कैमरा यूज़ नहीं करूँगा। तो ये देखो, ये मैंने सैंपल बनाया है आपके लिए दिखाने के लिए। अगर लाइट यहाँ पे है तो बहुत ही अच्छा ये जो है वो काम करता है, और अगर लाइट नहीं होती ना तो इसकी बैंड बच जाती है। कैसे बच जाती है, ये देखो, ये मैंने लाइट बंद करी और ये सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही है। अगर आप मेन कैमरा में देखोगे तो लाइट आपको दिखेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर ये हाल है इसका। तो अगर आपको लाइट है, मतलब आपके इस पास में लाइट अच्छी मिल रही है, तो जो है वो आईफोन बढ़िया काम करता है। तो ये सेल्फी कैमरा का है, आप जो है वो रियर कैमरा भी यूज़ कर सकते हो अपने आईफोन 15 का रियर कैमरा आप यूज़ करोगे तो हो जाएगा। और आईफोन में क्या है कि बार बार फोकस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कोई और फ़ोन लेते हो ना, मतलब सैमसंग या फिर जो बजट सेक्शन के होते हैं 20,000 रुपये तक में, उनमें क्या होता है बार बार वो फोकस करता है फेस पे। ये बहुत इरिटेशन वाली प्रॉब्लम होती है, वो कांस्टेंट फोकस रख नहीं पाता है। और अगर आप आईफोन से वीडियो बनाते हो, मतलब चलती फिरती, मतलब वॉकिंग वाली वीडियो बनाते हो जिसमें स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वही मैंने बात बोली, लॉन्ग टर्म के लिए लोगे तो आपको जो है पैसा इन्वेस्ट ढंग से होगा, जगह पे होगा। साथ ही आप जो है वो इंश्योरेंस भी ज़रूर से ले लेना। महंगा मिलेगा थोड़ा आईफोन का इंश्योरेंस, लेकिन आपके आईफोन की वैल्यू, जान थोड़ी सी बची रहेगी। कंटेंट अच्छा चाहिए, एडिटिंग, मीम्स, म्यूजिक, थंबनेल, ग्राफिक्स, etc नहीं। सजेशन ये है कि वीडियो में जो बैकग्राउंड है, म्यूजिक थोड़ा लाउड है। हाँ, वो मैं समझ गया था यार। कभी कभी क्या होता है कि मैं अलग अलग तरह का म्यूज़िक यूज़ करता हूँ ना, तो वो उसकी सेटिंग बैठ नहीं पाती है, क्योंकि मैं शुरू में सुनता हूँ, पूरा म्यूज़िक सुनने का टाइम नहीं होता, लगा देता हूँ उसको, एक लेवल पे सेट करता हूँ। कहीं भी म्यूज़िक स्लो होता है, कहीं ज़्यादा होता है, तो वो ख़राब कर जाता है। पेड रिव्यू के लिए ऐसे एक बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लो जिससे हम समझ जाएंगे, या फिर कुछ सेटअप रखना चाहिए। पैसा भी ज़रूरी है, मतलब मैं समझ गया आपकी बात। तो देखो यार, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब पेड रिव्यू आएगा तो उसको अलग से बना दूंगा या कुछ है। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में एक बात आई थी ये पढ़ के कि जो मेरा पेड होगा ना या फिर स्पॉन्सर्ड रिव्यू होगा, तो उसमें जो है मैं लिख दूंगा शर्मा जी दिमाग से, वरना मैं लिखूंगा सब में शर्मा जी दिल से। अगर पेड नहीं है, दिल से बनाया है, और अगर पैसों से लगाया तो भैया शर्मा जी दिमाग से। फिर मैंने कहा नहीं, ये भी सही नहीं है, देखते क्या करना है। अगर पेड रिव्यू बनाऊंगा ना, स्पॉन्सर्ड बनाऊंगा, तो भैया लिख दूंगा पहले ही पेड प्रमोशन। वीडियो शुरू होते आपको दिख जाएगा इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा कि किसके साथ कोलैबोरेट किया है। नमस्कार शर्मा जी, मैं आ गया हूँ जालौर से। आप सभी लोग जहाँ से भी देखते हैं ना, आप भी ये लोग लिखा करो कि शर्मा जी मैं आ गया हूँ दिल्ली से, मैं आ गया हूँ बेंगलोर से, मैं आ गया हूँ चेन्नई से, गुजरात से, अहमदाबाद से, सूरत से, वडोदरा से, जयपुर से, बीकानेर से, दिल्ली से, पंजाब में, कहाँ से। लिखा करो यार, तक कि पता लगे कि हमारी जो रीच है वो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। कोई बोलता है मैं दुबई से, सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से, युगांडा से, बहुत जगह से लोग देखते हैं। तो अपने सिटी और सिटी का नाम लिखा करो। अगर आप देश से बाहर से हो और अपने शहर में हो, तो मतलब अपने राज्य इंडिया के अंदर हो, तो सिटी का नाम लिख दिया करो। और सिटी का नाम अगर इतना पॉपुलर नहीं है, थोड़ा स्टेट का भी नाम लिख दिया करो। कुछ कुछ सिटीज़ के नाम हमको नहीं पता होते, जैसे कुछ साउथ इंडिया में सिटीज़ हैं तो हमको नहीं पता कि वो कर्नाटक में या तमिलनाडु में या फिर केरला में। एक्चुअली ये कुछ कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि आज एक चीज़ देखी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद भी कभी ना कभी उसमें गिर जाते हैं। आज आपको जो गिरा रहे थे 2 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, लेकिन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आते हैं, मुश्किल से आ रहे हैं। कंपेयर नहीं कर रहा, बस कह रहा हूँ कि सोने के साथ कोई पत्थर को जो है वो, सोने के साथ कोई पत्थर की उपमा नहीं देता शर्मा जी।
दिल से आज आपका कमेंट, आज का कमेंट भी पूरा, मतलब इनका कहने का मतलब है ये हमेशा लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, उन्होंने अपनी दिल की बात भी यहाँ पर जो शेयर किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। आप भी जो है वो शेयर करो कि आप जो है वो कौन से शहर से हो और अपने दिल की बात शेयर की। ये वाला जो वीडियो है इसके कमेंट में जो जो इसके कमेंट सेक्शन को भर दिया करो, कम से कम इतने 4,000, 1,000, 2,000, 5,000 कमेंट आने चाहिए कि मुझे भी देखने मज़ा आएगा यार, कौन सा कमेंट लूँ, कौन सा छोड़ूँ, कौन सा लूँ, कौन छोड़ूँ। शर्मा जी प्लीज़ बताइए 50,000 तक के अंदर कौन सा फ़ोन लेना सही रहेगा? मुझे iOS पे जाना है, एंड्रॉयड पे या फिर एंड्रॉयड पे रहना, माई प्रायोरिटीज़ कैमरा एंड परफॉर्मेंस। देखो यार मैं बता रहा हूँ 50,000 रुपये के अंदर, 55,000 रुपये के अंदर जो भी कोई लेना चाहता है वो iPhone 15 ले लो। मेरे हिसाब से वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, साथ में इंश्योरेंस ले लो और अपना जो है वो एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह भी ले लो, क्योंकि iOS की वैल्यू, रीसेल वैल्यू इतनी कम नहीं होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। अगला सवाल है, कैन यू सजेस्ट मी ये फ़ोन फॉर माई फादर बिटवीन द रेंज ऑफ 15 से 20,000, 22,000 रुपये के अंदर है, उनको कैमरा चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, व्हाट्सएप के लॉन्ग वगैरह कॉल करते हैं। देखो मैं जो है वो अभी ये वाला फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये लगभग 17,000 रुपये का फ़ोन है, अगर बैंक डिस्काउंट लगा के थोड़ा कम भी हो जाएगा। मैंने 15,000 का लिया और मेरे को GST का बेनिफिट मिल गया, तो मुझे और थोड़े से 2,400 रुपये कम हो गए, तो मुझे फ़ोन लगभग 12,600 कुछ का पड़ा है। ठीक है, क्योंकि मैंने अगर कुछ काम किया है तो मुझे उसका वहाँ से क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हो लावा का। अगर आपको ये लावा का ऑप्शन पसंद नहीं है तो फिर आप सैमसंग के अंदर जो है गैलेक्सी वाला फ़ोन देख सकते हो, A34 वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। A34, मैं फ़िलहाल A34 यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये लिया था 27,500 का था उस टाइम पे, लेकिन आज के टाइम में ये थोड़ा सा सस्ता हो गया है शायद। तो ये वाला भी आप जो है चेक कर सकते हो, बताए तो आपको भी। आज की तारीख में ये फ़ोन जो है वो लगभग आपको 24,000 रुपये का यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है। थोड़ा बैंक डिस्काउंट लगाओगे तो आपको 22,000 के अंदर पड़ जाएगा। बैंक डिस्काउंट काफ़ी सारे 23 बैंक ऑफर्स हैं यहाँ पे। HDFC का है और वन कार्ड का है, वन कार्ड पे ज़्यादा है, फेडरल बैंक का है, तो बहुत सारे हैं। RBL, कोई ना कोई कार्ड तो आपका ज़रूर होगा ही, तो आप उसमें कुछ ना कोई डिस्काउंट लगा सकते हो और ये वाला फ़ोन ले सकते हो। क्योंकि इसके अलावा कहीं आप जाओगे तो कैमरा आपको अच्छा नहीं मिलेगा। लावा के अंदर कैमरा अच्छा है फोटोग्राफी वगैरह के लिए, और वीडियो बनाते हैं तो नॉर्मल में है, और बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी है जो मेरे यूज़ में निकल के आई है, तो व्हाट्सएप की लॉन्ग कॉल्स वगैरह में भी ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। हाँ, अब ये वाली बात सुनो, ये वाला कमेंट देखो। ये कहता है कि मैंने Note 4 को जो है वो इस अक्टूबर में लिया था, मतलब सिर्फ 3 महीने हुए हैं, और ये कहते हैं मैंने इसकी रीसेल वैल्यू चेक करी वन प्लस की वेबसाइट पर तो सिर्फ 11,000 रुपये दे रहे थे। सोचो ये हालत हो गई है, और जो वन प्लस का नोट है वो कितने का मिलता है, जरा एक बार देख लें, पता तो लगना चाहिए ना कि किस में कितना दम है। 30,000 रुपये का फ़ोन है ये, 30,000 रुपये का फ़ोन, 28,000 रुपये का फ़ोन है, 8 GB वाला, और 30,000 रुपये, मतलब 28-30,000 रुपये का मिल रहा है। सिर्फ कीमत कितनी रह गई है? 11,000 रुपये। ये चाइनीज़ कंपनियाँ बस यही करती हैं, अपना माल चिपका देती हैं, और खुद अगर अगले दिन भी आप देने जाओगे ना तो सिर्फ 30% वैल्यू खा जाती हैं, सारी की सारी वैल्यू। इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ अच्छा इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ पे आपके पैसे की वैल्यू बने। ये सब कुछ मैंने चोट खाने के बाद सीखा। कितने घटिया लोग हैं। वेदर अगला है कि नथिंग फ़ोन 2A वर्थ टू बाय है, क्योंकि सैमसंग फ़ोन जो है वो ओवर प्राइस होते हैं, वर्थ नहीं है। जो मैंने पिछली बार बताए थे A35 और S23 FE, प्लीज़ रिप्लाई। देखो यार, अपना अपना सबका है, क्योंकि अगर आप एक बार आप सैमसंग के इकोसिस्टम में घुस जाओगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार ऐसा क्यों बोला जाता है। जब तक मैं आईफोन के इकोसिस्टम में नहीं था, मुझे नहीं पता था कि यार आईफोन इतने महंगे होते हैं, उनका यूज़ है भी या नहीं, ये तो लूटते हैं। लेकिन जब आप चीज़ को यूज़ करते हो तो पता लगता है कि उसमें क्या कुछ दिया है, कितनी वैल्यू है। जो नथिंग का फ़ोन 2A है, मैंने इसको भी देखा, इसकी भी जो है स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है। अगर आपको लगता है कि हाँ साहब ये लेना चाहिए या ले सकते हैं, तो आप ये भी देख सकते हो। ये भी आपको जो है अच्छी प्राइस के अंदर मिल रहा है। बस वही साथ में इंश्योरेंस ले लेना, और रोज़ दुआ करना अपने फ़ोन को देखते कि भाई तुझे कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, सर्विस सेंटर पे ना जाना पड़े। बस प्यार से रखोगे चीज़ को, प्यार चलती है, सालों साल चलती है। नथिंग का फ़ोन भी अच्छा है, कंपनी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ऐसी आ जाती है कि यार लगता है कि अरे यार क्या है, मतलब ढंग, क्या मतलब ईमानदारी से काम कर क्यों नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग अपनी गड़बड़ कर ही देते हैं। तो ले लो नथिंग फ़ोन में, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके ऊपर है। शर्मा जी बुरा मत माना, जब आपके अच्छे दिन थे तो आप सब्सक्राइबर को फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे। फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब है कि हाँ हाँ बोलते हैं तो बोलने दो, जो कहते हैं कहने दो, और फिर आपके बुरे दिन आए हैं तो आप आगे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, कल को आपका फिर से पैसे आ जाएंगे, फिर से आप करोड़ों रुपये कमाने लग जाओगे, तो आप फिर से गायब हो जाओगे। ये ह्यूमन नेचर है, सभी ऐसे होते हैं। डोंट माइंड, हाँ डोंट माइंड। हाँ सही कहा महेंद्र भाई आपने, जो हुआ वो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में कि बस हवा में आ गया था मैं, और मैंने सब्सक्राइबर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वीडियोस बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन वो क्या होता है कि जो भगवान है ना वो सब देखता है। जो सब्सक्राइबर की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ बन के आती है, और भगवान कहता है कि देख तेरे को अच्छा टाइम दिया, तूने उसकी कदर नहीं की, अब ये बुरा टाइम ले और इसकी कदर कर, और उसके बाद जब अच्छा टाइम आएगा ना तो इसको हमेशा याद रखना, और जो तेरे साथ में थे उनको भी याद रखना। तो मैं आज तो ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ जैसा पहले हुआ था वैसा भी कभी नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ।
अभी शुरुआत में हर कमेंट में कमेंट के लिए वेट करता था, कब कमेंट आया मैं लाइक करूँ, कब कमेंट आया मैं लाइक करूँ, मैं जवाब दूँ। हो सकता है कि अगर मैं 2 वीडियो बनाने में बिजी हो जाऊँ तो लाइक जो है वो थोड़ा सा देर से आए, लेकिन आएगा ज़रूर। मेरा टारगेट है कि मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए कि इसको मैंने लाइक नहीं किया हो, जिस कमेंट को मैंने खुद से नहीं पढ़ा हो। ऐसा नहीं किसी को काम पे लगा दिया कि हाँ भाई लाइक कर देना, नहीं, मैंने कमेंट पढ़ा है, मुझे फीडबैक चाहिए, मुझे इंप्रूव करना है, तो आपका फीडबैक चाहिए और आप मेरे लिए भगवान की आवाज़ हो। अच्छा लगा आपने जो है वो कमेंट किया, आपने दिल खोल के बताया और मैं उसको जो अपने तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसा जो है वो नहीं होगा। जब तक है जान तब तक तो नहीं होगा। अगला सवाल है कि GTS के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। इट वॉज ए गुड सीरीज़। देखो GTS का सच ये है कि GTS जो है ना वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाया गया था, एक दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए बनाया गया था। सब ने एक दूसरे का फ़ायदा उठाया, पैसे कोई कमा नहीं पाया तो उसको बंद कर दिया गया। बंद करने के लिए कोई ना कोई बहाने चाहिए होते हैं, तो तू खराब है, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने मेरे से ये ले लिया, वो ले लिया, एकदम से। तो बस ये ब्लेम गेम जो है वो चलता रहा, पैसे किसी के बने नहीं तो उसको बंद कर दिया। ठीक है, GTS की ये कहानी थी। GTS का पहला वीडियो ही पैसों के साथ बना था, पहले वीडियो में पैसे मिल गए थे, उसके बाद कभी मिले नहीं, तो बस कलेश शुरू। चलो अगला सवाल है यहाँ पर। शर्मा जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका जो एक्सीडेंट कैसे हुआ था मर्सिडीज़ का LG फ़ोन के कारण, पहले कारण वो बताना और पहले वाले सवाल का जो देना। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसका मैंने वीडियो निकाला है, मतलब एक्सीडेंट तो क्या, मैंने उसके बाद एक वीडियो ये रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये मेरे पास एक वीडियो है, जो आगे की लेफ़्ट साइड होती है शीशे वाला है, उसका ये वाला जो होता है मिरर होता है, ये टूट गया था, बोनट के ऊपर स्क्रैच आ गया था इतना बड़ा, और ये जो है आगे वाली जो लाइट है ये भी टूट गई थी, साइड से भी जो है वो कुछ ना कुछ टूट गया था। तो एक कोई साइकिल वाला चल रहा था, वो पता नहीं किधर से निकल के आया और आकर जो है टकरा गया। जो लोग वहाँ पे खड़े थे उन्होंने बताया कि उसने जो है शराब पी रखी थी और वो झूलता हुआ से आके आपकी गाड़ी पे टकरा के चला गया। ये वाला जब एक्सीडेंट हुआ तो मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं लगा कि कैसे हुआ क्या था कि मैंने जो ये वाला फ़ोन है LG का, मर्सिडीज़ में क्या कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं है ऐसी, तो मैंने एक वो होता है ना कार के ऊपर लगाते हैं मोबाइल वाला लगाते हैं कुछ होल्डर, तो फ़ोन उस पर लगा रखा था। अब LG विंग में प्रॉब्लम क्या थी कि उसके अंदर एक बैक कवर था और बैक कवर के अंदर वो फ़ोन लगता था, फिर उसको T मोड में लगाते थे। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक मतलब ब्रिज के ऊपर जा रहे थे, ब्रिज के ऊपर क्या होता है जॉइंट्स लगे होते हैं, तो जैसे वो कार गई थोड़ा सा वहाँ पे जंप हुई और फ़ोन गिर गया। तो मैं गाड़ी चला रहा था ऐसे, और चलाते चलाते मैं फ़ोन को उठाने के लिए गया तो मेरे हाथ में आया नहीं, मैंने नीचे देखा हल्का सा और इतने में उठा, ठक करके ज़ोर से आवाज़ आई, तो वहाँ पर एक बंदा आकर के जो है उस पर टकरा गया। तो ऐसे एक्सीडेंट हुआ। बंदे को तो कुछ नहीं हुआ, उसकी साइकिल को चोट पहुंच गई। फिर मैं वहाँ जा रहा था किसी को, तो मेरे साथ में एक जना था मेरा बंदा, मैंने उसको बोला यार तू इसको लेके जा, इसको डॉक्टर को दिखा के ला और इसकी साइकिल वगैरह में जो प्रॉब्लम हुई है उसको हम ठीक कराते हैं। क्योंकि क्या होता है कि दोष बड़ी गाड़ी वाले पे ही आता है, गलती चाहे किसी की भी हो। अब मुझे तो पता, मैंने लोगों से पूछा कि यार कैसे हुआ, कह रहे हैं देखो साहब ये पी के चला रहा है, आगे गाड़ी में आके ठुक गया, ये वो, सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन था। तो मुझे किसी को छोड़ने के लिए जाना था, फिर मैंने उसको ड्रॉप किया। मैं क्या तू ले उसको ले ऑटो में लेके चल अस्पताल, मैं किसी को ड्रॉप करके फटाफट वहाँ पहुँचता हूँ। तो फिर वहाँ पे गए हम, उसका इलाज वगैरह कराया, उसके भाई था उसको बुलाया साथ में, मैं क्या भाई लेके जाए इसको क्या हो रहा है। फिर उसको 5,000 रुपये भी दिए हमने कि तुम्हारी साइकिल टूट गई, ले जाओ इसको रख लो। फिर उस दिन के बाद मैंने वो फ़ोन यूज़ नहीं किया। और मेरी कार को ठीक कराने में, आपको ये बाहर की जो लाइट दिखा रही है, 3.5 लाख रुपए का बिल बनाया उसने कार को ठीक करने का। ये थी कार, गाड़ी का इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस में जो फाइनल में बिल पास हुआ वो था 85,000 रुपीज़ का पास हुआ था, और उसमें सिर्फ 42,000 मिले थे। मतलब इंश्योरेंस वालों ने दिए 40,000 रुपये और आधे मुझे जो है वो देने पड़े। क्योंकि जो इंश्योरेंस होता है 10 साल पुरानी गाड़ी का, वो कम, मतलब उसका वो नहीं होता जो शुरू में होता है ना, कम जीरो डेप्रिसिएशन वाला वो इंश्योरेंस नहीं होता। तो बस वही होता है कि आपको आधे पैसे मिलेंगे 50%, तो बस 50% नहीं मिले थे। और महीना भर कम से कम गाड़ी जो है वो वहीं खड़ी रही थी सर्विस वालों के पास में, और वो उसको ठीक कर रहे थे। और ये मैंने बाहर ही कराया, थर्ड पार्टी में, उसके अंदर मर्सिडीज़ में नहीं कराया। मर्सिडीज़ में जाता तो कम से कम 5-6 लाख का बिल आराम से बना देते। तो ये कहानी थी LG के विंग की। अगर वो जो है वो मैग्नेटिकली मैंने उसको लगा रखा था, अगर मैं उसको अच्छे से होल्डर में लगाता है, उसको यूज़ नहीं करता तो ना वो गिरता, ना मेरा ध्यान वहाँ से हटता, ना वो कहीं से भी आकर टकराता। क्योंकि अगर वो आता तो तब तक मैं अपनी गाड़ी को साइड में कर लेता और बचा लेता उसको। क्योंकि मुझे उस टाइम तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था गाड़ी चलाने का, और मेरा कभी ऐसा एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। मेरे तो लोग सामने से आके गाड़ी ठोक देते हैं, ऐसे ऐसे केस हो रखे हैं। उसके बाद भी एक एक्सीडेंट हुआ, सामने से एक बंदा आया और आके जो है गाड़ी में घुस गया। उसमें भी मेरे जो है वो लगभग 80,000 रुपये लगे। उसमें मैंने इंश्योरेंस लिया ही नहीं। मैं कहा यार तुम छोड़ो, टाइम ख़राब करते हो तुम। अगला सवाल ये कहते हैं कि रेडमी का Note 8 Pro है मेरे पास में, 5 साल पूरे हो गए हैं, कौन सा लेना चाहिए? पोको का F6, X6 Pro, Realme P2, GT6 पे सेल है। अमेज़ोन वालों ने फिर थोड़ा सा वेट करूं या फिर पोको का न्यू लॉन्च होने दूं? मोबाइल में बैटरी इशू हो रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है, वैसे मैं वेट कर सकता हूं।
और आजकल कॉल पे ज़्यादा टाइम बात करते हैं तो जिस ईयर के पास मोबाइल होता है वहाँ पर पेन होने लगता है, रेडिएशन ज़्यादा हो जाता है। क्या मोबाइल पुराना हो जाता है तो ये बताओ। अगर 24-25 हज़ार मोबाइल को मिनिमम स्टैंडर्ड थे फॉलो करें तो रेडमी दे रहा है नोट 14 प्रो में। मोबाइल में कम से कम ये बजट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास IP UFS 3 एमोलेड डिस्प्ले ये सब आना चाहिए। देखो आपके लिए सीधा सीधा फ़ोन का सजेशन ये है कि अगर आप पोको रियलमी टाइप से खुश हो तो आपको जो नथिंग का फ़ोन 2 है वो बढ़िया लगेगा। 25,000 रुपये के अंदर में आपको जो है मिल रहा है, आपके बजट के अंदर मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें UFS 2.2 भी है, उसके अंदर 2.2 से ज़्यादा ही आपको जो है मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसके अंदर। और रेडमी को छोड़ दो आप। रेडमी में क्या हो रहा है कि इनोवेशन नहीं हो रहा। रेडमी 10 के बाद में जो है ना, रेडमी का जो नोट 10 सीरीज़ है उसके बाद में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है उसके अंदर। वो सिर्फ फ़ोन को बदले जा रहे हैं, स्पेसिफिकेशन को हल्की इधर कर रहे हैं, पीछे का डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं और कोई इनोवेशन नहीं है। सेम चीज़ रियलमी के अंदर भी है। तो रेडमी और रियलमी अपने सेचुरेशन पॉइंट पर आ गए हैं। नथिंग के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बस साथ में जो है वो मैंने बताया ना, इंश्योरेंस वाला सिस्टम रखना, प्यार से रखना, फ़ोन को कवर लगा के, टेम्पर्ड ग्लास लगा के बहुत बढ़िया से रखना। समझना कि ये हमारा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, इसको संभाल के रखना है, ठीक है। उसको चोट नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, अपने फ़ोन का भी उसी तरह हमारा ख्याल रखना चाहिए। वो भी हमारा समझ लो कि एक बॉडी का पार्ट है, ठीक है। रेडिएशन की जहाँ से आप बात करते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, रेडिएशन नहीं होता है। प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब नॉर्मल कॉल करते हैं ना, कॉल करते हैं तो हमको बात ऐसे घुस के नहीं करनी है, ऐसे घुस के बात नहीं करनी होती है फ़ोन के अंदर। फ़ोन का जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है उसमें ये लिखा होता है कि फ़ोन जो है वो आपके बॉडी से लगभग 5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर इतने से ही होते हैं, पता भी नहीं लगता कितने होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर जो है वो दूर होना चाहिए। 1 इंच लगभग आप मान लो कि 1 इंच दूर होना चाहिए। आपको कान के अंदर घुसाना नहीं है उसको, कभी भी ऐसे घुसाओगे तो रेडिएशन जाएगा ही। हमारी आदत है, हम तो ऐसे बात करते हैं, है ना। ये नहीं करना है हमको। अगर फ़ोन पे बात करनी है थोड़ा दूर करके रखो। और आजकल के स्पीकर इतने बढ़िया होते हैं कि कितना भी वो धीरे बोले, लो भी कर लोगे तो भी आपको इतनी दूर से भी आवाज़ आ जाएगी। हाँ, अगर आपको और किसी को नहीं सुनानी है तो ईयरफोन यूज़ करो, सबसे बेस्ट तरीका वही है, ठीक है। और बाकी रेडिएशन का कोई ऐसा नहीं होता, रेडिएशन पुराना फ़ोन में ज़्यादा नहीं होता है। ओके जी। आपने जो मर्सिडीज़ ली थी सिल्वर कलर की, उसका क्या हुआ? ठीक करा ली दोनों बार और ठीक करा के खूब चलाई। 2023 मार्च 2023 तक मैंने खूब चलाई उसको, क्योंकि उसके बाद उसके 10 साल हो गए थे तो वो दिल्ली में नहीं चलती थी। और फरवरी 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक मैं दिल्ली के अंदर ही था, तो वहाँ पर मैं सिर्फ 2-3 महीने चला पाया। तो उसके बाद फिर मैंने मई 2023 के अंदर जो है वो एक नई गाड़ी ख़रीद ली थी, हुंडई की वेन्यू, ठीक है। वीडियो मिलेगी तो मैं दिखा दूँगा। ये वाली वीडियो वाइट कलर की, ये मैंने इसका कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई फ़ोटो नहीं लगाई, कोई पोस्ट नहीं लगाया, चुपचाप। तो अब मुझे लोग जो है वो इस गाड़ी को देख के नहीं पहचानते हैं, वरना मर्सिडीज़ को देख के लोग बोलते हैं हाँ सर मैंने अभी गाड़ी देखी, आप वही हो ना। फिर वो पहले गाड़ी को देखते हैं, फिर फ़ोन निकालते हैं, फिर वीडियो देखते हैं, फिर बोलते हैं हाँ वही हो वही हो वही हो। मैं कहता हूँ हाँ जी मैं वही हूँ। तो मर्सिडीज़ अभी भी है राजस्थान के अंदर, वो 2028 तक चल सकती है। तो अगर आपको मर्सिडीज़ का नंबर पता है तो परिवहन पर जाके आप चेक कर लो। 13 या 19 मार्च 2028 तक वो चलेगी। और राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ इशू नहीं है कि डीजल गाड़ी नहीं चल सकती। उसके बाद भी 15 साल के बाद में भी उसका जो है वो फिटनेस करा लो और चला लो। यहाँ की जो राजस्थान में जो जयपुर की जो महारानी है, ऐसा कुछ बोलते हैं, महारानी है बेटी पता नहीं क्या है, मतलब राजघराने का कोई है, महारानी गायत्री देवी करके बोलते हैं। उनकी कार है मर्सिडीज़, उनकी कार में हाथ में गियर लगते थे, बहुत पुराने वाली कार है। रामबाग पैलेस के अंदर वो उसका टूर भी देते हैं, तो वो भी चल रही है आज तक। तो भैया मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मर्सिडीज़ को जो है एंटीक बनाऊंगा। अगला सवाल भी यही था शाहरुख खान का कि मर्सिडीज़ बेच दी क्या, तो बेची नहीं है अभी, मैंने उसको रखा है। मैं बेचने गया था, कोई कहता है 6 लाख में दे दो, कोई कहता है 8 लाख में दे दो। मैं कहा चल रहे निकल यहाँ से, दे दो तेरे को 8 लाख 6 लाख में। चाहे वो गाड़ी मेरे लिए कितनी भी अनलकी हो, नहीं बेचने वाला हूँ उसको। मैं एंटीक बनाऊँगा, विंटेज बनाएंगे और फिर उसको अच्छे से वैल्यू बढ़ाएंगे उसकी। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्लैगशिप फ़ोन में कोई भी ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं तो ज़्यादा रेट दिखाता है, 15,000 से कम वाले फ़ोन का रेट कम दिखाता है। इस बारे में वीडियो बनाओ। इस बारे में वो टेक बर्नर ने वीडियो बनाई है, अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लो। आईफोन के अंदर बनाई है और एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर बनाई है। तो वो यहाँ पर प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन आपको जागरूक होना पड़ता है। अगर मान लो आपको पता है कि हाँ साहब इस फ़ोन की वैल्यू इतनी है, ये इतने में ही मिलता है, तो चाहे आप आईफोन में सर्च कर लो, एंड्रॉयड में सर्च कर लो, 1 लाख के एंड्रॉयड में कर लो या 10,000 के एंड्रॉयड में कर लो, वो आपको उतनी ही जो है प्राइसिंग दिखाता है। ये प्राइसिंग वाला गेम इंटरनेट के ऊपर बहुत चलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार, अगर आपको प्राइस पता है ना
तो बस ठीक है। नहीं तो आपको ना बहुत सारे प्लगइन मिलते हैं, बाय हट के नाम से एक वो है प्लगइन है, उसको आपने क्रोम में इंस्टॉल कर लो तो आपको पता रहेगा कि इसकी प्राइस कल क्या थी, आज क्या थी, कम हो गई, ये हो गई, वो हो गई, मिलता है। इस तरह की एप्लीकेशन भी मिलती हैं जो कि यहाँ पर रखती हैं। तो उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट को डाल दो, अलर्ट लगा दो कि प्राइस कम होगी तो आपको पता लग जाएगा, हाई होगी तो आपको पता लग जाएगा। हिस्टोरिकल डेटा भी उसमें जो है रहता है। वीडियो बनाने का ऐसा मेरा कोई मन नहीं है यार। अगला सवाल ये है कि मैं आपकी वीडियो तब से देख रहा हूँ जब से आपकी दोस्ती, शायद आप नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे दुख होता है देखकर चैनल की ग्रोथ स्लो है। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग आगे निकल चुके हैं, आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना अगले वीडियो पर। यार देखो, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं जो है वो दिल से काम करता हूँ। मैं जो है वो एक बिज़नेस माइंडेड बंदा नहीं हूँ। मैंने अपने यूट्यूब को कोई बिज़नेस की तरह नहीं लिया। मैंने जो है वो मिलियंस नहीं जीते हैं, मैंने जो है वो दिल जीते हैं। अगर आप मुझे आज भी इतने सालों के बाद देख रहे हो, वीडियो को पसंद कर रहे हो, जैसी वीडियो बन रही है, पुरानी वीडियो बन रही है, कोई एडिटिंग नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल बेसिक है, अगर आप पसंद कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं सच्चे दिल से कनेक्ट किया है लोगों को और दिल जीता है। बस इसीलिए शर्मा जी दिल से है। जिस दिन शर्मा जी दिमाग से हो जाएगा उस दिन मिलियंस क्या बिलियंस में भी पहुँच सकता है, लेकिन वो मुझे उस लेवल पर गिरना ही नहीं है। अपना स्टैंडर्ड हाई फाई है। मोबाइल को इतना अपडेट देख लिया, लेकिन आज तक जो है वो आंसरिंग मशीन का मज़ा नहीं ले पाया। कोई भी ऐप हो तो बता सकते हैं तो मज़ा दे दे। आपने सही कहा, मतलब पहले स्मार्टफोन के आने से पहले क्या होता था, आंसरिंग मशीन हुआ करती थी, आप उसको चालू कर दो और वो अपने आप जवाब देती थी, फ़ोन रख लेती थी, ये कर लेती थी, वो कर लेती थी। तो आपने जब बोला तो मैंने जो है वो सर्च किया कि यार एंड्रॉयड के अंदर आती होगी, आज की तारीख में भी ऐसा कुछ सिस्टम होगा। तो मैंने सर्च किया तो मुझे एक आर्टिकल मिला यहाँ पर, उस आर्टिकल का लिंक दे दूँगा मैं यहाँ पर। सुपर मॉनिटरिंग करके है और वो कहता है कि ऑटो कॉल आंसर ऐप फॉर एंड्रॉयड। तो इन्होंने 7 जो है वो एप्लीकेशन बता रखी हैं। पहली तो है कि डू इट लेटर, ये ऑटोमेटिक जो है वो एसएमएस भेज सकती है। उसके बाद में है ऑटो आंसर एंड कॉल बैक, तो ये भी एक मशीन वाली, मतलब आइकन इन्होंने जो है बना रखा है वैसा, लेकिन ये भी एक अच्छी एप्लीकेशन है। खुद से आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी कौन सी बढ़िया लगती है कौन सी नहीं लगती है। मोटो आंसर नाम से है, ऑटो आंसर कॉल है, तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन है। वानी डायलर है और वसानी है, ऑटो रिप्लाई, शेड्यूल टास्क, तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। मतलब जो चीज़ आपको सॉफ्टवेयर से हो सकती है उसमें हार्डवेयर को परेशान करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये लिंक दे रहा हूँ आर्टिकल का, आप इसमें जाओ, खोलो और खुद से जो है वो टेस्ट करो। मेरे को टेस्ट करने का टाइम मिला नहीं, सच बता रहा हूँ, तो आप खुद से चेक कर सकते हो। तो एप्लीकेशन है, आप इनको टेस्ट करो और मुझे फिर से कमेंट करके बताना कि शर्मा जी कोई एप्लीकेशन काम नहीं करती है, शर्मा जी ये वाली एप्लीकेशन काम करती है, बढ़िया है। आप भी चेक करो फिर मुझे बताना। मेरे को तो लोग फ़ोन ही नहीं करते हैं, तो मुझे आंसरिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम था कि फ़ोन बजना बंद नहीं करता था और आज जो है फ़ोन बजता ही नहीं है। तो HD मूवीज़ चेक करना और मुझे बताना कि कौन सी ऐप ने आपको मज़ा दे दिया। बिल्कुल बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ आपका शर्मा जी, आपकी वीडियो देखकर ही रेडमी का नोट 3 लिया था। उस टाइम पे 10-11 हज़ार में जो वैल्यू फॉर मनी मिलता था, आज वो 30,000 पे भी नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात कही। हल्की सी टैग, हालांकि टैग सस्ती होनी चाहिए, लेकिन कुछ अलग ही हाइप मचा रखी है ये यूट्यूबर्स प्रेजेंट मार्केट में। सस्ती रिव्यूज़ की वजह से आज 10,000 रुपये का सेगमेंट 40,000 में लेके आए हैं। 20,000 में रहता तो फिर वैल्यू फॉर मनी होता था। आपके व्यूज़ क्या हैं इसके ऊपर? जी हाँ, मैं भी वही कहता हूँ कि यार 10 साल के अंदर जो है वो इतनी महंगाई नहीं आती है। जो 10,000 वाली बात आप 40,000 में बोल रहे हो, इतना महंगा तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ, सेगमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया में जो है स्पेंडिंग पावर बहुत बढ़ गई है लोगों की। तो जो 10,000 का फ़ोन मिलता था, मैं उसको समझता हूँ कि वो 20,000 रुपये का हो गया आज की तारीख में। अगर रेडमी नोट 3 की बात करते हैं, 10,000 में आता था 2GB 32GB या 2GB 16GB वाला, लेकिन आज की तारीख में जो रेडमी का नोट 14 है वो पहुंच गया है लगभग 19,000 रुपये के आसपास में। तो हालांकि वो उस 20,000 में 10,000 की वैल्यू भी नहीं मिल रही है। अगर वही 10,000 को कंपेयर करते हैं 2016 से, तो वो सेम वैल्यू नहीं मिल रही है। बस पैसे ही पैसे जो बढ़ते जा रहे हैं। ये जो रेडमी कंपनी है, ये पहले जो आई थी ये माइनस प्रॉफिट में चलती थी, मतलब ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस पे चलती थी, मतलब लॉस में ही रहती थी, प्रॉफिट नहीं बनाती थी। पहले वो दिल जीतने का काम करती थी, अब वो पैसा बनाने का काम करते हैं। उसको पता है कि नाम बन चुका है, लोगों ने लेना ही है, उनको कुछ पता तो है नहीं। हम जो बता देंगे आँख बंद करके बशवास कर लेंगे और फ़ोन जो है वो ले लेंगे। तो जो इन्होंने नुकसान पहले किया था वो अब ये लोग कवर कर रहे हैं। तो मेरा ये व्यू है इसके ऊपर कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो जो नया प्लेयर आता है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो, फोकस दो, या फिर अपने लावा जैसे हैं, इसमें भी चीज़ें कम हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको रेडमी से ऊपर मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी बेहतर मिलेंगी। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर मिलेगा और सर्विस, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हालांकि मेरा सिर्फ एक स्पीकर ख़राब होने का एक्सपीरियंस था, लेकिन जो सर्विस का एक्सपीरियंस है वो अच्छा था। कम से कम यार एक घर से होम पिकअप और ड्रॉप वाली जो सर्विस मिली उसको मैं देख के खुश हो गया। मतलब अगर आप कहीं चले जाओ ना सर्विस सेंटर पे, पहले तो आप टिकट लो, टोकन लो, लाइन में लगे रहो, फिर आपका नंबर आएगा, फिर दोबारा जाओ, 10 बार फ़ोन करके पूछो, हाँ मेरा फ़ोन ठीक हुआ नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे घर से बंदा लेके चला गया फ़ोन, उसने जाके बता दिया कि हाँ साहब मैंने ले लिया है। फिर 2 दिन बाद कहता है कि साहब इस दिन को, इस तारीख को ठीक हो जाएगा। फिर कहता मैं आ जाऊँ देने के लिए, फ़ोन ठीक हो गया, देने के लिए भी आ गया। तो कन्वीनियंस जो है वो मुझे मिली लावा के अंदर। पैसा 1 रुपये का नहीं दिया लावा ने,
लावा का अग्नि 2 किसी ने कमेंट किया था कि आपको फ्री में मिलता है क्या, कंपनी ने भेजा है क्या। लावा का अग्नि 2 उन्होंने फ्री में भेजा था कि भैया फ़ोन दे सकते हैं हम, पैसे नहीं दे सकते, वीडियो बनानी है तो बना दो। तो मैंने बना दी, जैसी थी वैसी। अग्नि 3 उन्होंने बोला भेज दे, मैंने कहा मत भेजो, मेरा मन नहीं है वीडियो बनाने का, जब मैं बिल्कुल बना लिया था। तो उन्होंने तब भी बोला था, इस बार उनको बोला मैंने कि भेज दो, तो उन्होंने बोला, इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो मैंने खरीद लिया। मैंने कहा यार 15,000 का फ़ोन है, GST लगा सस्ता पड़ेगा, ले लो, एक अच्छा फ़ोन बन जाएगा, बच्चे खेल लेंगे बाद में उससे। शर्मा जी मेरे पास में जो है वो iPhone 12 है, 5G है, लेकिन 5G में बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा होता है। 3 साल पुराना हो गया है, नया लेना ठीक रहेगा क्या? मेरा बजट 50,000 रुपये का। अरे बिल्कुल मस्त, iPhone 12 है ना, iPhone 12 की वैल्यू निकाल लो आप कितनी आती है। आराम से आपको 15 से 20,000 रुपये मिल जाने चाहिए, और बाकी जो 50,000 रुपये उसको लगा दोगे तो आपका iPhone 16 भी आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो आप ले लो, अगर आपको 80,000 तक मतलब बैठ जाता है। अगर आप 50,000 प्लस 20,000 70,000 हो जाता है, थोड़ा डिस्काउंट लगा के जो है iPhone 16 लेने की ट्राई करना। 16 नहीं मिलता है तो 15 आप ले लो मज़े से। और अगर बैटरी का परसेंटेज आपका जो है, मतलब बैटरी की जो हेल्थ है वो 70% से कम है, ट्राई करो iPhone 12 की, अगर बैटरी चेंज करके कुछ बन जाए तो। ठीक है, 5-6 हज़ार रुपये की बैटरी आएगी, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी iPhone 12 की बैटरी। एक बार चेक कर लो, बैटरी चेंज करा के अगर आपका काम हो जाता है तो 1 साल और निकाल लो। ठीक है, फिर दिवाली पे लेना, जो अगली दिवाली आएगी ना, या बिग बिलियन डे या सेल जो आएगी उसमें ले लेना, अच्छी डील मिल जाएगी मेरे हिसाब से। और अगर आप बेचोगे तो बैटरी की हेल्थ भी सामने वाले के लिए भी थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा। एक सवाल वीडियो में ज़रूर कवर करना, कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल के बाद अपडेट आए तो मत करना, मोबाइल स्लो हो जाता है, परफॉर्मेंस लो हो जाती है, क्या सच्चाई है बताएं आप, कौन सी कंपनी में ये लागू होता है? देखो, इसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो फैक्ट है उस पर बात करेंगे। एप्पल के साथ में ऐसा फैक्ट है कि वो चाहते हैं कि आप लोग जो है वो हर साल नया फ़ोन ख़रीदें, और आप जो है वो उसको फिर पुराने वाले फ़ोन को जो है वो जानबूझ के वो बैटरी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को थोड़ा स्लो कर देते हैं। मान लो अगर प्रोसेसर उसका जो है वो 100% कैपेसिटी पे चलता है तो वो उसको 60% कर देते हैं, क्योंकि वो कम चलेगा तो उसकी बैटरी जो है वो ज़्यादा चलेगी, क्योंकि फ़ोन आपका जो है 1 साल के लगभग पुराना हो गया है। तो वो ये लॉजिक देते हैं, और इसके ऊपर यूरोप में बहुत बड़ा फाइन भी लगा है उनके ऊपर, और उनकी वाट भी लगी है। दूसरा यहाँ पर रीज़न ये होता है कि आज की तारीख में क्या हो गया है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे थ्रेट्स हो गए हैं, अटैक्स हो गए हैं, वायरस आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि ये लोग सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी देते हैं, और ये सिक्योरिटी पैच को अपडेट देने के नाम पे जो है वो साथ में परफॉर्मेंस भी स्लो कर देते हैं। तो अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आपके फ़ोन को हैक होने का या फिर कुछ भी गड़बड़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब मरता क्या ना करता वाली बात आ जाती है यहाँ पे, और हम लोग अपडेट कर लेते हैं और हमारा कट जाता है। सेम चीज़ जो है वो एंड्रॉयड वगैरह के साथ में भी होती है। तो अपडेट जो लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, वो बात सही है। मैं भी यही कहता हूँ कि क्रांतिकारी मत बनो। अगर अपडेट आया है तो अपडेट को बाकी लोगों को करने दो, आपको क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत नहीं। आप राजा बनो, सैनिकों को आगे जाने दो, उनको लड़ने दो, उनको लगेगा कि हाँ खतरा नहीं है तो राजा बाद में आगे जाएगा। तो आप राजा की तरह रहो, जल्दबाजी मत करो कि मैं राजा हूँ साहब, पहले मैं अपडेट करूँगा। नहीं, मैंने भी अपना जो है वो गैलेक्सी A34 को अपडेट कर लिया, और अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी वाईफाई बंद होता है, मोबाइल डेटा ऑन रहता है लेकिन वो कभी कनेक्ट नहीं कर पाता, फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ता है तभी जाके वो कनेक्ट करता है। अब ये प्रॉब्लम है, जब तक अगला अपडेट नहीं आएगा तब तक मुझे जीना पड़ेगा इसके साथ में, क्या कर सकते हैं। और एंड्रॉयड वालों के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग अपडेट तो बना लेते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, टेस्टिंग वो ढंग से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जनता का बड़ा प्रेशर होता है। हमको अपडेट नहीं मिला, अभी तक साल भर हो गया अपडेट नहीं मिला, क्या करते हो तुम, बोलते हो 3 साल का अपडेट नहीं मिलेगा, अभी तक अपडेट नहीं दिया, अपडेट दो। कंपनी कहती है अपडेट चाहिए, ले ले अपडेट, तू ही रोएगा बाद में। फिर क्या होता है कस्टमर, अरे मदरबोर्ड ख़राब होगी, ग्रीन लाइन आ गया, यो हो गया, वो हो गया, 5G ना चल रहा, 4G ना चल रहा। तो कंपनी खुद से जब अपडेट दे साल भर में दे दे, कब दे दे। सिक्योरिटी पैच पकड़ा दिया, अगर हर 3 महीने बाद ले ले सिक्योरिटी पैच, ले ले मस्त। छोटा सा अपडेट होता है 50-60 MB का, दे दे और मस्त। मेजर अपडेट को तो देखते करना नहीं, तोबा कर देना चाहिए, तोबा। नमस्कार सर, मुझे जो है वो एक टच स्क्रीन में, और मैंने आपका ये टच स्क्रीन तो पढ़ा ही नहीं, मैंने 14 इंच के हिसाब से लैपटॉप निकाल लिया, टच स्क्रीन तो मैंने अब पढ़ा। मेरा बजट 50,000 का है, मैंने चुई ब्रांड का लैपटॉप देखा है, चुई 360, क्या वो सही रहेगा? अपने अंदाज अपना सही रहेगा? प्लीज़ अपना राय दें, मेरा क्वेश्चन प्लीज़ पिक करिए। और अगर इंडिया में मिल रहा है गलती से भी चुई का लैपटॉप तो मरे ही मत ले लेना, क्योंकि वही है, चाइना का ब्रांड है ये, इसकी कोई गारंटी वारंटी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक। ठीक है, 50,000 रुपये को अगर डस्टबिन में फेंकने हैं ना तो ले लेना चुई। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ वो ले लो, ये टच स्क्रीन के चक्कर में मत पड़ो। मेरे पास जो लैपटॉप है ना वो भी बहुत टच स्क्रीन, 2.5 लाख रुपये का लैपटॉप है, जब लॉन्च हुआ था। आज इसकी वैल्यू चाहे लाख रुपये भी ना हो, लेकिन मैंने इसका टच यूज़ नहीं किया। गलती से टच हो जाता ना, मैं कहता हूँ अरे यार गलती होगी, सॉरी बेटा गलती होगी, वापस से ठीक हो जा, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है टच करते ही। और अगर आपको टच स्क्रीन चाहिए तो आप एक टैबलेट ले लो,
11-12 इंच वाला, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये लैपटॉप चूहे के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बिना टच वाले लैपटॉप कौन से आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने मेहनत करके निकाले हैं, तो अब बताना तो बनता ही है। HP का 14 है, इंटेल कोर का है, i5 है, 10 कोर वाला है। ये आपको 40,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। ऊपर से बैंक का डिस्काउंट लगाओगे तो 1,000-1,500 रुपये का ऑफ मिल जाएगा HDFC की तरफ से। फिर अमेज़ोन से लोगे तो डेल का वॉस्ट्रो 14 है, ये वाला लैपटॉप है। ये आपको 48,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। बहुत बढ़िया ज़बरदस्त है, 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर है। और इसमें भी अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है तो यहाँ पर 3,000 रुपये की जो है इसकी डेल की एक्सटेंडेड वारंटी है, वो ले लेना, या फिर टोटल प्रोटेक्शन ले लेना, तो आपके लैपटॉप की उम्र भी बढ़ जाएगी। अगर आपको एक और ऑप्शन चाहिए तो लिनोवो का जो है आइडिया पैड स्लिम 3 है। ये भी जो है वो कोर i5 है, 12 जनरेशन है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, देख लेना आप। ये टच स्क्रीन के चक्कर में मत पड़ो यार, मेरे पास भी टच स्क्रीन लैपटॉप है, ये कोई काम नहीं आता है। मेरी मम्मी को मैंने टच स्क्रीन लैपटॉप दिया था, मेरी मम्मी क्या करती है, सिर्फ टच पे काम करती है। अब उसमें काम होता ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जो काम माउस कर सकता है वो आपकी उंगली कभी नहीं कर सकती टच करके, और जितना जल्दी काम माउस करेगा आपकी उंगली भी नहीं कर सकती कभी भी। मुझे 30,000 रुपये तक बेस्ट कैमरा फ़ोन लेना है, प्लीज़ सजेस्ट करें कौन सा लें। सैमसंग का गैलेक्सी A35 ले लें आप, 28,000 रुपये का यहाँ पर मिलता है अम्मा जान के ऊपर। GST है तो 15% की छूट मिल जाएगी, वरना 5,000 रुपया का HDFC के ऊपर ऑफ मिल रहा है। कितने का? 5,000 का। तो अब कितने का पड़ेगा? 23,000 रुपये का ये मिल जाएगा फ़ोन, सैमसंग गैलेक्सी A35, ठीक है। कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है, इसके अंदर IP67 है, एमुलेट के साथ विजन बूस्टर भी है, प्रीमियम ग्लास है, 50 मेगापिक्सल है, बहुत कुछ है। ठीक है, मजाक की बात है ये सब तो, लेकिन हाँ फ़ोन काफ़ी अच्छा है और सर्विस भी मिल जाएगी। पैसे देने पड़ेंगे अगर वारंटी से बाहर है, लेकिन इसकी सर्विस मिल जाएगी, क्योंकि मोस्टली इनके कॉमन पार्ट्स होते हैं अलग अलग सीरीज़ के अंदर, और ये सेम पार्ट को रिपीट भी करते हैं 2-3 साल तक, तो पार्ट अवेलेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी। 2009-10 में जितने फ़ोन आते थे कोई अपडेट नहीं आता था, फ़ोन फिर भी जो है वो 5-6 साल तक मस्त चलता था। नोकिया 6600, नोकिया 1100, 1500, 350, 210, लेकिन आज के इनके फ़ोन 2 साल चल रहे हैं। इतने सारे अपडेट करने के बाद में तो अपडेट की क्या ज़रूरत है? देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया अपडेट की ज़रूरत है सिक्योरिटी पैचेस के लिए, आपके फ़ोन को सिक्योरिटी थ्रेट से जो है वो अपडेट करने के लिए। अगर आपने लैपटॉप में कभी एंटीवायरस को यूज़ किया है तो हर 2-3 दिन में एंटीवायरस वाले जो है वो अपडेट भेजते रहते हैं कि आप जो है वो डेफिनेशन, एंटीवायरस डेफिनेशन अपडेट कर लो, मतलब उसकी लिस्ट में अपडेट कर लो कि ये नया वायरस आया। ये सेम चीज़ जो है फ़ोन वोन के अंदर भी होती है, क्योंकि आजकल जो है वो हम बहुत सारी एप्लीकेशन या वेबसाइट खोलते हैं, पॉपअप आते हैं वहाँ, बहुत सारे दुनिया भर के पॉपअप खुलते रहते हैं। गेम खेलते तो वहाँ भी वो ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खोलता रहता है। तो उन सब से बचने के लिए सिक्योरिटी पैच आता है आपके फ़ोन के अंदर, ताकि वो आपको इन सब थ्रेट से बचा सके, आपके फ़ोन को बचा सके, और आपके फ़ोन को हैक होने से बचा सके, आपका डेटा हैक होने से बचा सके, इन सब चीज़ों से। तो अगर आपने साइबर क्राइम वाली वीडियो नहीं देखी, हमारी साइबर फ्रॉड किस तरह से होते हैं, तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखे हैं, वो भी आप ढूंढ लेना, मिल जाएंगे यार। अभी कार्ड्स फार्ड्स के आजकल दिखते तो है नहीं, मेरे को टीवी पे तो दिखते हैं, फ़ोन पे भी कार्ड्स निकल के नहीं आते। पहले कार्ड्स निकल के आते थे ना, आजकल निकल के तो आता नहीं, मेरे फ़ोन पे तो निकल के नहीं आते। तो सिक्योरिटी पैच की ज़रूरत है, लेकिन बस क्रांतिकारी मत बने। मेजर अपडेट आता तो उसको मत लें, सिक्योरिटी पैच अपडेट आता है तो आंख बंद करके ले लें, सिक्योरिटी पैच में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगला सवाल है भैया, सेकेंड हैंड सैमसंग का S8 प्लस टैब चाहिए, जयपुर में कोई ऑथेंटिक जेन्युइन शॉप हो तो बता दो, ऑनलाइन जहाँ अच्छा डिस्काउंट मिल जाए वो बता दो, और ट्रेडिंग के लिए चाहिए एक वो भी चाहिए, एक टैब भी चाहिए, स्क्रीन बढ़िया होती है। पुराना लूँ या फिर नया लूँ, Xiaomi का ले लूँ क्या? बहुत कन्फ्यूजन है। ओके देखो आपको जो है वो ट्रेडिंग के लिए चाहिए, स्क्रीन आपकी चलेगी 6-7-8 घंटे मान लो कम से कम, अगर आप 8 घंटे खोल के रखते हो तो। मेरे पास Realme का लैपटॉप था, मैंने 12-12 घंटे तक उसको लगा के छोड़ रखा था। तो आपको जो है वो उसमें कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल एक चार्ट ही देखना है, ठीक है। आपने एक ऐप डाल ली ट्रेडिंग व्यू और खोल के छोड़ दिया उसको, आपको देखने के लिए चाहिए, स्क्रीन की ब्राइटनेस के लिए चाहिए, तो नया लैपटॉप ले लो। नया लैपटॉप मतलब टैबलेट ले लो, और पुराना मत लो बिल्कुल, ठीक है ना। ये सैमसंग के चक्कर में तो पड़ो ही मत, सैमसंग तो हैंग हो जाएगा, पुराना अगर ले लिया तो चलते चलते भी। तो 10,000 से 15,000 रुपये के अंदर Realme के मिल जाएंगे या Xiaomi का कोई मिल जाएगा। नया ले लो, चाहे वर्जन पुराना ले लो, लेकिन टैबलेट जो है वो नया ले लो, ये पुराने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। जयपुर में मुझे इतना कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, अगर आपको चाहिए तो रायसर प्लाजा जो है अजमेरी गेट के अंदर घुस के लेफ्ट साइड में जाके, रेडियो मार्केट बोलते हैं, पता नहीं नेहरू बाज़ार क्या बोलते हैं, वहाँ पे रायसर प्लाजा है। मैंने उसका वीडियो बनाया था, बहुत ज़बरदस्त वीडियो था, देखा नहीं है तो जा करके देख लेना। वहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं, अलग अलग शॉप्स पे जाओ, कंडीशन चेक करो, टैबलेट की प्राइस पता करो और ले लो। वहाँ जाके मोल भाव करो तो आपको ऑनलाइन से भी सस्ता जो है मिल सकता है। बाकी ब्रांड की वारंटी तो सर्विस सेंटर में मिलती है, अगर मिलती है तो दुकान वाला तो सिर्फ बेचने का काम करता है, वो बेच देगा, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है डब्बा खुलने के बाद।
अगला सवाल है, आप कृपया हम लोगों को ये बताएं कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए जो सेफ़ हो, रिलायबल हो, लंबा यूज़ के लिए। क्या चाइनीज़ फ़ोन लेने चाहिए और वन प्लस या फिर सैमसंग का फ़ोन लेना चाहिए? नथिंग फ़ोन के बारे में भी बताएं। नथिंग लंदन बेस्ड कंपनी है और अभी किसी ने उसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी का अवार्ड दिया है। प्लीज़ रिप्लाई और मेक वीडियो। थैंक यू जी। देखो ये तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप फ़ोन देखो, कम से कम 3 साल के लिए आप देखो, कम से कम 3 साल नहीं तो 2 साल तो यार देखो ही। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, समझ लो कि आप कहते हो कि मेरा 30,000 रुपये का बजट रहता हो कि 10,000 रुपये 3 साल के लिए आपने लगा दिए हैं, 30,000 रुपये का बजट रखो। चाइनीज़ फ़ोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। चाइनीज़ फ़ोन का प्रॉब्लम ये है कि उसको सेलेक्ट करने, आज की तारीख में चाइनीज़ फ़ोन का सिलेक्शन करने में बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारा कंपटीशन आ गया है और राम और शाम आ गए हैं और दुनिया भर का कचरा हो गया उसके अंदर। किसी में एक चीज़ कम है, किसी में 2 चीज़ कम है, प्राइस सेम मिलती है, तो बड़ा ढूंढना, मतलब वही है ना कि हीरे की खान में से मतलब कोहिनूर को ढूंढने वाली बात है कि इतने सारे हीरे हैं, कोहिनूर कौन सा है, इसमें से मिलने वाली बात है। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो है वो नोट 10 के बाद से जो है सैमसंग के ऊपर शिफ्ट कर लिया था मोस्टली, और मैंने सैमसंग को ही कंटिन्यू रखा है। नोट 10, फिर S21 नहीं लिया मैंने, S20 को चलाया, फिर मैंने फ्लिप 3 ले लिया और फ्लिप 3 को चलाया, और अभी मैं जो A34 चला रहा हूँ। तो मेरा सैमसंग के साथ में एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा है। मैंने उसकी सर्विस को भी यूज़ किया, अपने दूसरे गैलेक्सी M70 का फ़ोन आया था उसके लिए, तो सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। तो उस हिसाब से मुझे जो सैमसंग पसंद आता है, और उनका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा हो गया है। ब्लोटवेयर है ही नहीं सैमसंग के अंदर। ब्लोटवेयर जो है वो थोड़ा मतलब हाई क्लास का, उसको ब्लोटवेयर नहीं बोलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन डाल के दे रखी हैं, सैमसंग की एप्लीकेशन डाल के दे रखी है, तो वो मतलब एक रेप्यूटेड जेन्युइन एप्लीकेशन है, एक्स्ट्रा दे रखी हैं वो, लेकिन उसको आप ब्लोटवेयर नहीं कह सकते। ब्लोटवेयर वो होता है जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती इरिटेट करके एड्स दिखाए जाते हैं, कुछ ना कुछ वॉलपेपर चलता रहता है स्क्रीन के ऊपर, कुछ ना कुछ चक्री भी चलती रहती है, तो वो सब है। तो वैसा सैमसंग में नहीं है। तो रिलायबल फ़ोन सैमसंग है। सैमसंग में आपको जो है नॉक्स की सिक्योरिटी भी मिल जाती है और सर्विस अच्छी मिल जाती है। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो सैमसंग के अपडेट्स आते हैं, बस मेजर अपडेट में आपको प्रॉब्लम यही है कि जैसे मेरा हो रखा है 5G चलता नहीं है, तो बस अपडेट की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ढंग से क्योंकि सैमसंग के पास इतने सारे फ़ोन है ना, इतनी लाइनअप में इतने सारे फ़ोन हैं, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ वो कर ही देते हैं और बाद में हो जाती है। S23 में दिक्कत आ रही है, S24 में दिक्कत आ रही है, हर फ़ोन में दिक्कत आती है। तो बस वही है कि अपडेट पहले मत करो, थोड़ा सब्र कर लो। और जहाँ तक बात है नथिंग फ़ोन की, तो फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने अवार्ड दिया है, तो फ़ोन की स्पेसिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जिसकी किस्मत ख़राब होती है ना, उसके फ़ोन में दिक्कत आई जाती है, और अगर दिक्कत आ जाती है तो फिर वो रोता है, ढिंडोरा पीटता है, सबको पता लगता है कि दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। सेम चीज़ सैमसंग वालों के साथ में भी, अभी किसी ग्रीन स्क्रीन आ रही है, कोई बूट लूप में फंस गया, तो यार वो एक बंदे को आ रही होगी, शायद 10 को भी आ रही होगी, लेकिन रिपोर्ट कर दिया, दिक्कत है, तो हमारा माइंड सेट आता है भैया दिक्कत है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे फ़ोन में दिक्कत है, तो हो सकता है किसी और के ना हो, लेकिन मेरे में दिक्कत हो, लेकिन दिक्कत है तो है, क्या करें। तो बस दुआ यही होती है सुबह उठते ही कि मेरे फ़ोन को कुछ ना हो, ठीक है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगला भी फीडबैक यहाँ पर दिया इन्होंने कि मेरे पास जो है मोटो का टैब था G70, ब्लूटूथ कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, वारंटी से बाहर था, पहले ठीक नहीं किया कंपनी वालों ने, फिर बोलते हैं सर्विस सेंटर पे चले जाओ। सर्विस सेंटर जो है 500 किलोमीटर दूर है, ठीक है, वहाँ जाने का पैसा लगेगा और वहाँ जाने के बाद भी सर्विस का भी पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा करने से जो है वो होता है अपडेट करने के बाद में। तो भाई सुहास, यही दिक्कत है। सुयश प्रॉब्लम यही आती है कि यार भरोसा नहीं कर सकते आजकल के अपडेट के ऊपर, क्योंकि इनके पास इतना कचरा होता है ना, इतना कचरा होता है कि दिक्कत आती है। इवन आईफोन के पास तो कचरा है भी नहीं, गिनती से हर साल के वो 2 फ़ोन निकालते हैं मुश्किल से, उसमें दिक्कत आ जाती है। और ये चाइनीज़ और बाकी सारी कंपनियों के पास तो हज़ारों फ़ोन पड़े रहते हैं, इसीलिए वो पुराने फ़ोन का अपडेट नहीं देते हैं। अगर आप आज वेबसाइट खोल के देखो ना किसी कंपनी की, तो कम से कम वो अपनी वेबसाइट के ऊपर 50 फ़ोन दिखा देगा। आईफोन वाले कम से कम जो है वो फ़ोन को हटा देते हैं कि साहब बस ये 4-5 फ़ोन है, ये हम बेचेंगे, और पुराने वालों का सर्विस सपोर्ट भी जो है वो हटा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका 7-8 साल तक वो देते रहते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस डिग्रेड करते रहते हैं। तो इस हरम के अंदर सब नंगे हैं, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। अगला सवाल है कि मैं जो है वो फ़ोन को 4 साल के लिए यूज़ करता हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम सिर्फ 2 घंटे का है, और मुझे सिर्फ ऑफिस कॉल्स लेनी होती हैं, व्हाट्सएप के मैसेज करने, प्रायोरिटी जो है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है, तो कैमरा स्टोरेज बढ़िया चाहिए। मेरा बजट जो है वो 70,000 रुपये का है। टेल मी बेस्ट फ़ोन फॉर माई हार्डर मनी। देखो, जो भी बंदा 50,000 रुपये के ऊपर जा रहा है ना, उसको आंख बंद करके iPhone 15, iPhone 16 के ऊपर जाना चाहिए, ले लेना चाहिए इंश्योरेंस के साथ में, ठीक है। आईफोन में आपको 1 साल का वो मिलता है, वो क्या कहते हैं, वारंटी मिलती है, लेकिन वो वारंटी भी जो है वो स्क्रीन डैमेज वगैरह पे नहीं मिलती है। तो उसके अलावा कोई दिक्कत है, स्क्रैच व्रैच में एप्पल कोई बोलता नहीं है, तो वो ठीक भी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्क्रीन डैमेज वाली जो ज़रूर से लेनी चाहिए, और एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 साल वाली एप्पल केयर प्लस होती है वो ले लो,
नहीं तो थर्ड पार्टी की भी आप जो है वो ले सकते हो। और 2 साल के बाद में आप अपने फ़ोन की जो बैटरी चेंज करा लो, अगर बैटरी 70% से कम हो गई तो अगर आप 2 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम है तो बैटरी चलती है। मेरा भी जो है बैटरी अभी 83% भी है, कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं है। 2 साल 2 महीने हो गए, अक्टूबर में लिया था, हाँ 2 साल 2 महीने हो गए, तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, ठीक है। जिसका बजट 50 के ऊपर है, आईफोन 15, 16 ले लेना चाहिए। थोड़ा सा और बढ़ा लो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। 4 साल बोले तो आप 5 साल तक भी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अगला है कैप्टन साहब का सवाल, शर्मा जी रेडमी वालों की कह के ले लो जैसे कुछ साल पहले ली थी। रेडमी 14 प्रो का चीर हरण तो बनता है कम बैक पर। आप ही कहते हो ना शाम में जो देता है वो कोई नहीं देता, तो अब उसका कुछ तो करना पड़ेगा। देखो कैप्टन साहब, कोई जब चीज़ क्लेम की जाती है ना कि हाँ साहब ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसे है, ये वैसे, हालांकि रेडमी वालों ने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, मैंने खुद भी दिखाए थे, वो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी जमा रहे हैं उसको, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सब टेस्ट वो सह जाता है। हार्डवेयर अब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो सारे ये काम कर लेते हैं। मैंने ये रेडमी नोट 10 के साथ में भी किया था, उसको पानी में डाला और उसको जमा दिया था, वो जम गया था, उसको ठोका पीटी करी, स्क्रैच लगाया, कुछ नहीं होता है। तो वो टेक्नोलॉजी हो गई है अब इवॉल्व, तो उससे कुछ बनता नहीं है। उस टाइम पे बस मुझे ये डाउट था कि यार कार के नीचे से अगर फ़ोन निकलता है तो वो टूटता कैसे नहीं है, तो वो मैंने रेडमी नोट 4 के साथ में टेस्ट किया था, बच गया फ़ोन, टूटा नहीं। दूसरी बार स्पीड थोड़ी तेज़ थी तो वो चूर चूर हो गया। तो ये कहानी है। और अब चीर हरण करना है यार, अभी शुरू करेंगे धीरे धीरे, वही है ना, सब पैसे का खेल है। शर्मा जी मेरी एक सलाह है, वैसे तो मैं आपसे ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, पर शर्मा जी अपने वीडियोस में कैटेगरी बनाओ, वीक में एक दिन टेक न्यूज़ बनाओ, फिर अंडर 10K 20K वाले वीडियो बनाओ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि उसके लिए फ़ोन्स खरीदने पड़ेंगे, बेस्ट स्मार्टफोन्स रियलमी रेडमी स्मार्टफोन ये बनाओ ऑफ 2024, 15 दिन में Q&A, 15 दिन में Q&A, अरे भाई हफ्ते वाला ठीक है यार, क्यों तुम कर रहे हो। बेस्ट स्मार्टफोन अंडर बेस्ट लैपटॉप बनाओ, ठीक है। सजेशन आपका जो है मैंने नोट करके रख लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैंने 10K वाली वीडियो बना दी, अगर आप नहीं देखिए देख लेना। और अगले हफ्ते में 20K और 30K वाली वीडियोस भी लगा देंगे। तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ धीरे धीरे वैल्यू ऐड करेंगे यार। वो क्या होता है ना, जब आप आलस से निकल के आते हो, आँखें खोलते हो, धीरे धीरे आपको जो है वो होश आता है। बचपन की तरह ऐसा तो नहीं है कि हाँ उठते ही चलो स्कूल जाने के लिए तैयार है, तो आजकल जो है वो थोड़ा टाइम लगता है, उम्र हो गई है, तो काम धीरे धीरे होता है। अगला है शर्मा जी, मेरे पास रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स है फ़ोन, 4 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे अब फ़ोन चेंज करना है, इसलिए आप कोई अच्छा सा ऑप्शन बता दो। इसी टाइप का कैमरा बेहतरीन है, रैम वगैरह ये सब ठीक है। देखो यार, जो रेडमी की नोट सीरीज़ थी ना वो नोट 10 के बाद में ख़त्म हो गई है। नोट 11, 12, 13, 14 में कुछ भी मज़ेदार चीज़ नहीं है, बस सिर्फ डिज़ाइन बदल रहा है, एक आधा कुछ स्पेसिफिकेशन बदल रहा है। जो उसमें जो जोश होता था ना, जोश नोट 10 के अंदर जो हाइप होती, जो वो जोश वोश सब खत्म हो गया उसके अंदर, तो मज़ा नहीं आता है उसमें यूज़ करने के अंदर। तो अगर आपका बजट जाता है 20-25 हज़ार रुपये तक, तो आप नथिंग फ़ोन 2A ले लो, बहुत अच्छा फ़ोन है, 22 हज़ार में, उसको अवार्ड भी काफ़ी मिले हैं। बस सर्विस की दिक्कत है तो भैया इंश्योरेंस अलग से आपको लेना पड़ेगा, और बाकी सारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से टॉप नॉच है। अगर आप कहते हो कि बजट आपका नहीं है, नोट 9 का बजट तो लगभग कम ही था, अभी मुझे याद नहीं कितना था, 2020 में आया था ये भी, कोविड के आसपास में, तो मुझे पता नहीं यार कि इसका बजट क्या था उस टाइम पे। तो अभी आपको कम से कम जो है 20 हज़ार रुपये तक तो होगा ही आपका बजट, और आपको लगता है कि यार रेडमी का मुझे सिस्टम पसंद है, नोट सीरीज़ का सिस्टम पसंद है, मैं यूज़ टू हो गया हूँ हाइपर ओएस के साथ में, MIUI के साथ में, तो आप जो है नोट 14 ले सकते हो, जो कि आपको 19 हज़ार रुपये के लगभग मिलेगा। बैंक डिस्काउंट के साथ कुछ सस्ता भी मिल सकता है, लेकिन स्क्रीन डैमेज ले लो, इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि इनकी गारंटी कुछ नहीं है कंपनी वालों की कि ये आपको सर्विस देंगे। एक वीडियो Xiaomi के उन फ़ोन पर बनाओ जो Xiaomi ने 5G के नाम पर लॉन्च तो कर दिए, लेकिन उनमें Jio 5G नहीं चलता है। Jio 5G तो चलता है, उसमें एयरटेल 5G नहीं चलता है। तो इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान सुनना। बहुत सारे फ़ोन हैं, अभी मैंने बताया था कल जो फ़ोन था वो रेडमी का A4 था, A4 था या 4A था, A4 था। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो उनका रेडमी का A4 है 5G है, लेकिन वो स्टैंड अलोन है, SA है, एक SA है और एक NSA है। तो स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में क्या है कि आपका जो है वो 5G का नेटवर्क चलता है, नॉन स्टैंड अलोन में जो है वो नॉन स्टैंड अलोन वाला 5G का नेटवर्क चलता है, मतलब दोनों 5G नेटवर्क अलग अलग तरह के। तो जियो जो है इंडिया के अंदर वो स्टैंड अलोन है, और जो एयरटेल है वो नॉन स्टैंड अलोन है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो अगर आपका फ़ोन जो ले रहे हो उसमें लिखा है कि ये जो है वो स्टैंड अलोन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो जियो का फ़ोन चलेगा, जियो का 5G चलेगा, एयरटेल का 5G नहीं चलेगा। और जो रेडमी का A4 है उसमें सिर्फ एक ही सिम में 5G चलता है, दूसरी में जो है वो 4G चलेगा। तो दूसरे वाले सिम में आपका एयरटेल चलेगा और पहले सिम में जियो का 5G चलेगा, ठीक है। और अगर आपके किसी फ़ोन पे लिखा है कि नॉन स्टैंड अलोन 5G, तो उसका मतलब ये है कि आपका एयरटेल का 5G चलेगा, जियो का 5G नहीं चलेगा। जियो को अगर आप लगाते हो सेकंड सिम में, अगर वो सिर्फ 4G है तो वहाँ पे जियो का 4G चलेगा।
ठीक है, इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो पे काम करेंगे, शॉर्ट वीडियो से आपको ज़्यादा बेटर पता लगेगा। सर जी आपको 2015 से देख रहा हूँ, यू आर जैम टेक इंडस्ट्री बाय वाचिंग वीडियो परचेज LG विंग। अरे दुखती लगा, LG विंग प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन है, फर्स्ट टाइम लिया था और आज भी है मेरे पास में, थैंक यू सो मच। मेरे पास क्वेश्चन है कि FM रेडियो क्यों नहीं देते हैं? मैं स्कूल टाइम से जो FM रेडियो को यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है, ये इतने लाखों रुपए के, हज़ारों रुपए के चिप लगा देते हैं। सैमसंग का M35 यूज़ करता हूँ और उसमें FM नहीं है, क्या करें यार। और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है भाई अभी एक वो भी निकाला था कि अनाउंस किया था कि सभी फ़ोन में जो है वो होना चाहिए FM रेडियो, और उन्होंने M35 लिया है मंथ बैक, लेकिन नहीं है यार। अभी जो गवर्नमेंट के बोलने में, रूल के एक्चुअल में पास होने में और उसको इम्प्लीमेंट होने में जो है वो महीनों और सालों का टाइम लगता है, तो इतना आसान नहीं है। हम इंडिया हैं, हम यूरोप नहीं है, हम अमेरिका नहीं है। हमारी जो सरकारें हैं वो बहुत सुस्त सरकारें हैं और बहुत धीरे धीरे डंडा मार के काम करती हैं, लेकिन हमारी ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़बरदस्त काम करती है, फट से आती है, हाँ भाई सीट बेल्ट नहीं पहनी, लाइन क्रॉस कर दी, चालान देना पड़ेगा दुगना। FM की बात से मैं आपके सहमत हूँ कि यार FM होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो गया कि FM पे इतनी ऐड आती है ना, इतनी ऐड आती है ना, इतनी ऐड आती है ना, बंदा सो जाता है इतनी ऐड के अंदर। एक बार गलती से मैं अपना वो केबल भूल गया था, एप्पल कारप्ले वाली, तो गलती से मैंने FM खोल दिया जयपुर के अंदर और भाई मैंने सारे चैनल बदल लिए, कहीं पे कोई गाना नहीं आ रहा था, सब पे ऐड 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 चली जा रही थी। यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, कर लो, ज़मीन ले लो, वो ले लो, रेट बढ़ने वाला है। आपको पता ही होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कलेश तो हो गया यार। तो इंडिया की गवर्नमेंट कुछ कह देती है ना तो सालों साल तक बस हवा ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है, इतनी जल्दी पास नहीं होता वो। शर्मा जी एक सवाल है मेरे पास, रेडमी का Note 11 है 4G वाला, अपडेट करना है और इनका बजट जो है 25,000 रुपये का ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखो आपके लिए सजेशन वही है कि अगर आपको रेडमी के इकोसिस्टम में जाना है तो आप Note 14 ले लो, जो आपको सजेस्ट करता है 25,000 के अंदर में। और अगर आपको कुछ डिफरेंट चेंज करना है तो आप नथिंग का फ़ोन 2A देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली Note 14 सीरीज़ से। बाकी वो कह रहे हैं मेरा कमेंट लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो ठीक है, मेरा सपोर्ट जो आपके साथ में हमेशा रहेगा। देखो ऐसी बात नहीं है, कमेंट जो मुझे लगता है ना कि यार दिल से जवाब देने की ज़रूरत पड़ती है, आपने कुछ वास्तव में कुछ पूछा है तो मैं उसको जवाब देता हूँ। बाकी कुछ एक बंदा है वो अपनी शायद कुछ ना कुछ बातें लिखे जा रहा है, बस मुझे बता ही रहा है, तो वो मैंने सुन ली है, मुझे उसको यहाँ पर दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलो तो ये था अपना आज का सवाल। आपके जो भी सवाल हैं और वो सभी के सभी जो है वो आप यहाँ पर डाल देना। और धरीती की कुछ क्लिप्स हैं यहाँ पर, जो मैंने परसों वाली वीडियो के अंदर, मतलब हम बातें कर रहे थे तो कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई थी वो, तो उन क्लिप्स को मैंने जो है वो आज यहाँ पर रखा है, जस्ट एज ए स्माइल ऑन योर फेस, कि वो क्या बातें करती है, क्या कर रही थी। हम ऐसे बैठे बैठे बातें कर जाते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं। बोलो धरीतू, आज आप क्या कर रहे हो? ये क्या आपके हाथ में? ये माइक है, इससे आवाज़ आती है, ये लो पकड़ो, सारे बच्चों को बोलो, पूछो पूछ लो सारे बच्चों से, माइक है, वीडियो बनाएंगे। बोल दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका नाम क्या है? बोल दिया। कि सारे बच्चे कमेंट करके नाम बताओ अपना। कमेंट करके नाम बताओ अपना। अपना नाम तो बता दो, आपका क्या नाम है? धरीती है मेरा नाम। और माँ का नाम क्या है? पता नहीं। बताया तो था आपको, फिर भूल गए? हाँ। क्या नाम था, बताया था ना? आप बोलना क्या है? दीदी का नाम क्या है? वैचू दीदी। बल्चू दीदी नाम है आपका? दीदी का? दीदी का। अच्छा, तो आपके बाल इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, आप टोपी क्यों नहीं पहनते हो? छठ भी नहीं कराते हो बाल सारा दिन? बोलती हूँ। आप तो कचली बने हो, कचली। इसलिए की चलाई लगती हूँ मैं। थोड़ा दूर से बात करो इसमें, ठीक है? दूर से बात होती है। हाँ दूर से बात करते हैं, बिल्कुल अंदर घुस के बात नहीं करते माइक। हाँ कहीं मुंह में ना चला जाए। हाँ, मुंह में नहीं, आवाज बहुत जोर से आती है फिर। ठीक है? ठीक है। दीदी का वैचू नाम है और मेरा है धरीती है मेरा नाम। और आपका मन करके बताओ आपका नाम क्या है? ये लो पापा। क्या हो गया? पकड़े रखो माइक। हाँ पकड़े रखो। और क्या बोलूं? बोलते रहो, कुछ ही बातें करते रहो सबसे। राधे 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 बोलती हूँ। और क्या बोलते हो? राधे राधे। और कमेंट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वो बोलती हूँ। बोलो बोलते रहो सबसे। राधे राधे तो
और मेरा नाम तरीकी है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पापा माइक में कहानी तो सुना दो, सारे बच्चों को कहानी सुना दो शेर वाली। क्यों? सबको अच्छी लगती है कहानी सुनना। कहानी सुना दो शेर वाली। ये माइक है? हाँ माइक में सुना दो, इसमें बोल के सुना दो। ओके ओके पापा। क्या बोलूं पापा? शेर वाली कहानी सुनाओ ना। ओके। एक गांव में शेर था दोस्तों। वो ना बहुत घुराता था और सबको खाता था, मछलियाँ खाता था वो। और क्या बोलूं माइक और में? क्या करता था? और हाँ बताती हूँ। और करता था पापा। मैं बहुत अच्छी आवाज आती है, कोई भी बोले। हाँ धीरे दूर से बोलते हैं, दूर से। फिर कम आवाज आती है। हाँ फिर अच्छी आवाज आती है, वरना खराब हो जाती है आवाज। अच्छा मैं नीचे करके आवाज करूं? हाँ आप नीचे करके बोलते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लूं बस। ओके पापा दीदी ने ना मेरे नेल पे लगाई है। अच्छा हाँ ओके। उसके ऊपर ही लगा दी। नेल पेंट दिखाओ सारे बच्चों को। लो मेरे को दे दो माइक। अब आप बोलो। मैं बोलूं? हाँ बोलता हूँ मैंने तो बोल लिया। बोल दिया। बोल दिया। अब यहीं बैठे रहोगे, मैं वीडियो बना लूँ या आप जाओगे बाहर? मैं तो खेल रही हूँ उससे। फिर आप बोलोगे तो नहीं बीच में? नहीं क्या बोलोगे? नहीं बोलूंगी। बोलोगे तो बता दो। नहीं बोलूंगी। ठीक है, फोन तो नहीं मांगोगे? नहीं ठीक है दे। बच्चे खेलती रहूंगी। ठीक है। पापा ये तो बेकार है। अच्छा पापा मैं ढूंढ ली सारी चीजें। क्या? ये ले लूं क्या? क्या है ये? ये कीबोर्ड लोगे आप? हाँ। दे दो। जी लो। ये क्यों और जी आपका पांडा भी रख लो यहाँ पे। ये भी खेलता रहेगा मेरे हाँ ये भी खेलता रहेगा, पर अब नीचे बैठ जाओ, ऐसे गिर जाओगे। खड़े नहीं हो ना इसके ऊपर कुछ पे, खड़े होगे तो आप गिर जाओगे। कैसे कैसे गिरूंगा? ये फिसलती है। फिसलती है। हाँ ये देखो कचली के बाल आगे आगे, कचली के। अरे ये तो उधर हो जाएगा। हम्म पापा मैं तेरे पे कूद के रख रही हूँ और ये फिसल रही है। हाँ तभी तो कह रहा हूँ बैठ जाओ, इस पे खड़े नहीं होना, आओ। बैठे बैठे खेलना है। ठीक है, यहाँ पे आप भी ऐसे खत 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 कर लो। ये बच्चा पांडा खेलता रहेगा। यहाँ पे लगा हुआ था आपके। हाँ यहीं पे लगाता हूँ, फिर भी लोग कहते हैं आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं आती। आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती। हाँ ऐसे बोलते रहते हैं आवाज़ ही नहीं आती, आवाज़ ही नहीं आती। आ जाएगी जोर से आवाज़, क्यों? क्योंकि आपने गुज गुज के बोला है ना इसलिए। मैं ना ये बंद कर लूँ ना। ओके ओके। आवाज ही नहीं आ रही। आवाज़ सुनेंगे जब आएगी ना, अभी तो रिकॉर्ड हो रही है आवाज़। ठीक है, अब मैं शुरू करूँ वीडियो? आप बोलोगे तो नहीं? चुप रहना बस, ठीक है? पापा बोलूंगी नहीं। देखो बोल दिया ना आपने। अभी आप वीडियो ही नहीं बना रहे हो। मैं बनाऊंगा, आप चुप हो जाओ ना बिल्कुल, आपने बोलना नहीं है। ठीक है, क्यों? बोलोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है अच्छा चलो शुरू करो। जाने से पहले आपको जो है वो बता देते हैं कि ये कलयुग है। यहाँ लोग दूसरों के दुख दर्द को उनके कर्मों की सज़ा मानते हैं और अपने दुख के दर्द को मानते हैं कि भैया हमारे ईश्वर जो है वो परीक्षा ले रहा है। मेरे साथ भी ऐसा है क्या? बताना आप लोग कि भैया मेरी परीक्षा हो रही है या मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। आपके जो भी सवाल हैं कमेंट करना, यहाँ पर सवाल नहीं है तो भी कमेंट करना। जो भी आपकी फीलिंग है इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर से कमेंट के अंदर शेयर करना, और कमेंट ऐसा करना कि जिसको जवाब मैं करूं तो बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिले। ठीक है, सिर्फ अपना नाम देखने के लिए यहाँ पर जो है या अपना कमेंट देखने के लिए मत करना। ऐसा कुछ कमेंट करना कि हाँ जिससे कुछ वैल्यू ऐड होती है सबके लिए, क्योंकि मैं भी अगर कुछ काम कर रहा हूँ तो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती हो, आपको कुछ है वो यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ पैसा वैसा बचता हो और आपकी जो है वो मदद होती हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।